कहानी शुरू होती है ह्योंग से, जिसका सपना फोटोग्राफर बनना है, लेकिन बेचारा अभी फोटोग्राफर का असिस्टेंट बनकर संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर हम खरगोश जैसी तेज हमारी हीरोइन ह्योजिन को देखते हैं। डिलीवरी गर्ल की पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रही ह्योजिन असल में फुल टाइम कर्मचारी बनना चाहती है। कुछ देर में उसकी सारी डिलीवरी पूरी हो जाती है, तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है तो वह भागती हुई ग्रोसरी शॉपिंग करने पहुंचती है, क्योंकि बारिश के समय ग्रोसरी आइटम्स पर डिस्काउंट मिलता है और ह्योजिन उसी का फायदा उठा रही है। जब वह मछली का पैकेट उठाने लगती है तभी अचानक हाना आकर उसे रोकती है और वह ह्योजिन की बड़ी बहन है। तभी कुछ सेकंड में अनाउंस होता है कि मछली के आइटम पर 30 नहीं बल्कि 40% डिस्काउंट है। इसी वजह से हाना ने पहले बहन को रोका था। अब शॉपिंग खत्म करके दोनों बहनें घर लौटती हैं। खाने के समय हाना कहती है, तुमने फिर से किसी और पार्ट टाइम जॉब के लिए साइन अप किया है ना? नहीं, कहकर ह्योजिन झूठ बोलती है, लेकिन दीदी समझाती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए जगह जगह पार्ट टाइम जॉब करके खुद को मत थकाओ। वैसे भी तुम्हारा सपना बीएस फूड कंपनी में फुल टाइम कर्मचारी बनना है ना? तभी हाना के बैग में फोन बजता है तो ह्योजिन दीदी का बैग चेक करती है, जिसमें एक बॉक्स होता है जिसमें रिंग थी और दीदी के फोन पर व्यूजन का कॉल आया है। व्यूजन हाना का बॉयफ्रेंड है, इसलिए रात में हाना के सो जाने के बाद ह्योजिन वह रिंग वाला बॉक्स लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि हाना का बॉयफ्रेंड व्यूजन पुलिस ऑफिसर है। वहाँ वह व्यूजन से कहती है, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरी दीदी को प्रपोज किया है। पक्का दीदी ने कहा होगा कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती शादी नहीं करेंगी, है ना? व्यूजन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों बहनें सच में एक दूसरे के बहुत करीब हो। ह्योजिन फिर कहती है, प्रैक्टिकली मैं ही दीदी की पेरेंट हूँ, इसलिए शादी की परमिशन मैं देती हूँ और जल्दी ही फैमिली मीट भी करते हैं। अगले दिन सुबह हम ह्योंग को देखते हैं, जिसे आज भी कल रात की हैंगओवर ने नहीं छोड़ा है। तभी फोन की आवाज से उसकी नींद टूटती है और दोस्त की बात सुनकर उसे सब याद आ जाता है। कल पार्टी में नशे में उसने अपने बॉस को बहुत कुछ कह दिया और बोला कि वह जॉब छोड़ रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी का बिल भी खुद देने की घोषणा कर दी। सब याद आने पर ह्योंग परेशान हो जाता है। ऊपर से 25 लाख का बिल देखकर तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाए। तभी उसके बॉस यानी फोटोग्राफर का मैसेज आता है कि तूने क्विट करने से पहले ही मैं तुझे फायर करता हूँ। ह्योंग अब मुसीबत में है, क्योंकि बेरोजगार के पास पैसे नहीं है, ऊपर से 25 लाख का बिल चुकाना बाकी है। इधर शादी की बात फाइनल होने के बाद ह्योजिन दीदी और वुजन के साथ शॉपिंग करने आई है और हाना को वेडिंग ड्रेस में देखकर ह्योजिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हाना को मैगजीन में एक लैंप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ह्योजिन सोचती है कि दीदी को वही लैंप वेडिंग गिफ्ट में देगी, लेकिन उसकी कीमत 2.6 मिलियन है, जबकि उसके बैंक बैलेंस में मुश्किल से 1.2 मिलियन ही है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सेओन वहां आ जाती है और ह्योजिन उसे लैंप वाली बात बता देती है। उधर बेरोजगार ह्योंग को दिलासा देने उसके दोस्त आए हैं, लेकिन ह्योंग तो जैसे वे कचरे का ढेर लेकर आए हों, सफाई अभियान ही शुरू कर देता है। असल में ह्योंग को जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसका छोटा सा घर इतना ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ वह दोस्तों से बिना ब्याज के लोन मांगता है, लेकिन पहले से ही ठंडे पड़े ये दोस्त कहाँ मदद कर सकते हैं। तभी एक दोस्त उसे ये फर्नीचर बेचने का सुझाव देता है, लेकिन ह्योंग कहता है, तेरे लिए ये सब फर्नीचर होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे बच्चे हैं। फिर संटाक एक बॉक्स खोलता है जिसमें ह्योंग के पुराने सामान होते हैं और एक तस्वीर देखकर दोस्त पूछता है, तुम्हारा भाई भी है क्या? तो ह्योंग कहता है, मेरा कोई भी नहीं है। अब संटाक कहता है कि ये लैंप बेचना पड़ेगा, जो बिल्कुल वही लैंप है जैसा ह्योजिन ढूंढ रही थी। और जैसे ही वह उस लैंप की फोटो ऑनलाइन साइट पर डालता है, उधर सेओन और ह्योजिन वह तस्वीर देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस लैंप की कीमत काफी अफोर्डेबल है। फिर भी ह्योजिन 10% तक डिस्काउंट मांगने की बात करती है, लेकिन जब ह्योजिन ह्योंग से चैटिंग करती है तो बिना कोई झिकझिक किए वह लैंप खरीदने की बात करती है और ह्योंग भी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर में दोनों पहले से तय जगह पर मिलते हैं और यही उनकी पहली मुलाकात है। शुरुआत में ही ह्योजिन लैंप की कीमत कम करने के लिए झिकझिक करने लगती है, जिससे ह्योंग को गुस्सा आ जाता है। जब वह लैंप को सेकंड हैंड कहती है तो वह कहता है, मेरे बेबी को ऐसा मत कहो, ये तो विंटेज है। जब बात नहीं बनती तो ह्योजिन कहती है कि वह ये लैंप अपनी दीदी को गिफ्ट करना चाहती है और आंसू बहाने लगती है, लेकिन वह कहता है, मेरे जैसे अनाथ पर तुम्हारा ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। अब ह्योजिन एक रेस्टोरेंट में जाकर उस लैंप के कोने कोने को चेक करती है ताकि उसमें कोई खोट निकालकर कीमत कम करवा सके, लेकिन अफसोस उसे लैंप में कोई दाग नहीं मिलता। तब ह्योंग कहता है, अगर ये लैंप नहीं खरीदना है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वह कहती है कि ये मेरी दीदी का लैंप है और उसे छूने भी नहीं देती। तब ह्योजिन कहती है कि इसे अपनी दीदी का बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और खींचतान शुरू हो जाती है और इसी खींचतान में दोनों सीधे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे लैंप भी गिरने ही वाला होता है कि ह्योन उसे पकड़ लेता है, लेकिन बेचारा लैंप आज की नहीं सह पाता और टूट जाता है। फिर रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे इन दोनों को वेट्रेस ही बाहर निकाल देती है, इसीलिए दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ भी एक दूसरे को सुनाना नहीं छोड़ते और शर्म छुपाकर ह्योजिन कहती है, मुझे भी ऐसा टूटा लैंप नहीं खरीदना, और गुस्से में चली जाती है। ह्योंग भी अपने घायल बेबी को घर ले जा रहा होता है कि अचानक फोन बजता है, लेकिन ये फोन उसका नहीं बल्कि ह्योजिन का है, जिसे उसने रेस्टोरेंट में गलती से अपनी जेब में डाल लिया था।
बाद में ह्योजिन उसे कॉल करके कहती है कि कल 5 बजे अपनी दीदी की प्री वेडिंग गैदरिंग के बाद आज वाली जगह पर मिलकर अपना फ़ोन ले लेगी और ह्योंग भी मान जाता है। लेकिन पहले उसके फ़ोन के वॉलपेपर पर व्यूजन की तस्वीर देखकर वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वह छोटा था और वूजिन से कह रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब अगले दिन वूजिन, हाना और ह्योजिन रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, जहां अचानक ह्योंग के आने पर ह्योजिन हैरान हो जाती है और शायद वूजिन ने भी उसे पहचान लिया है। यहाँ ह्योजिन फोन लेते हुए कहती है कि ये हमारा फैमिली गैदरिंग है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन जब ह्योंग वूजिन को अपना भाई बताता है तो हाना और ह्योजिन हैरान रह जाते हैं। बाद में ह्योंग ह्योजिन को धन्यवाद कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सालों बाद अपना खोया हुआ भाई पाया। लेकिन वह सोचती है, कल तो तुमने खुद को अनाथ बताया था। वह कहती है, अभी अभी तो कहा, वूजिन को मैंने कई साल बाद देखा है, जिससे ह्योजिन अब भी यकीन नहीं कर पाती। वह पूछती है, तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? यह सुनकर ह्योंग को उदास होते हुए हम देखते हैं। अंदर हाना वूजिन से पूछती है, क्या वह वही भाई है जिसका तुमने पिछली बार जिक्र किया था? वूजिन हाँ कहता है। अब ह्योंग के आने के बाद हाना उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए उसके बारे में पूछती है, लेकिन ह्योंग कहता है कि वूजिन ने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तब वूजिन उससे बात करना चाहता है, कहते हुए बाहर चलने को कहता है, लेकिन ह्योंग पूछता है, क्यों? क्या तुम डर गए हो? वह आगे जोड़ता है कि वह अनाथालय में मुझे छोड़कर चले जाने की बात बता देगा। वूजिन ऐसा इंसान है जो मुश्किल हालात में अपने ही परिवार को छोड़ देता है, इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा मत करना। इतना कहकर ह्योंग बाहर निकल जाता है और वूजिन भी उसके पीछे जाता है। बाहर वूजिन उससे बात करने की कोशिश करता है तो ह्योंग गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से फोटोग्राफर बनना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्मदिन पर तुमने मुझे कैमरा गिफ्ट किया था और मैं उस बेवकूफ ने अब भी उसे संभाल कर रखा है। मुझे माफ करना तुम्हारा नया परिवार तोड़ने की कोशिश करने के लिए, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ किस उम्मीद में आ गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा और इस बार तुम्हें छोड़ने वाला मैं हूँ, इसलिए अब फिर कभी हमारी मुलाकात न हो। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर आकर ह्योंग उसी डिब्बे को खोलता है जिसमें वूजिन ने उसे गिफ्ट किया हुआ कैमरा रखा था। वह दोनों की वह तस्वीर भी देखता है जो ह्योंग के जन्मदिन के दिन खींची गई थी और उसी दिन वूजिन ने उसे छोड़ दिया था। उसे छोड़ने से पहले वूजिन ने वादा किया था, जब बारिश रुक जाएगी मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसलिए यहीं इंतजार करना। कहकर वूजिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं गया था और उस दिन ह्योंग बहुत रोया था। उसी दिन से ह्योंग चाहे जितनी भी बारिश हो अनाथालय के बाहर वूजिन का इंतजार करता रहा, लेकिन वूजिन अपना वादा कभी निभाने नहीं आया और अब ह्योंग को उससे कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए वूजिन की सारी यादें वह डस्टबिन में फेंक देता है। अब हमें वूजिन और हाना की शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ ह्योजिन बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन ह्योंग को निमंत्रण मिलने के बावजूद वह शादी में शामिल नहीं हुआ और आखिरकार हाना और वूजिन पति पत्नी बन जाते हैं। समय 3 साल आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस दिन भी हाना फुल टाइम वर्कर नहीं बन पाई है और इस कंपनी में वह अभी भी टेम्पररी है। ह्योंग ने भी फोटोग्राफी छोड़कर एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है और बैंक से लोन लेकर एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया है जिसे वह किराए पर देने वाला है। यहाँ संगतक पूछता है, अब तुम फोटोग्राफी के क्षेत्र में वापस नहीं जाओगे? वह कहता है, फोटोग्राफर बनकर क्या करूंगा? मेरे द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाने के लिए मेरा कोई नहीं है। सांगटाक उसकी इस बात को नहीं समझता। ह्योजिन के ऑफिस में इस बार भी ह्योजिन की जगह किसी और महिला कर्मचारी को फुल टाइमर बना दिया जाता है, जिससे ह्योजिन परेशान हो जाती है। रात में वह अपनी दीदी के घर आती है, लेकिन हाना के सामने वह अपना दुख और संघर्ष छुपा रही है, जिसे हाना ने भला न देखा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहती है, ह्योजिन अब यहीं मेरे साथ बैठकर BS फूड कंपनी में नौकरी के लिए फिर से आवेदन करो और इस बार तो मैं तुम्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन ह्योजिन कुछ कहे बिना बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है और उसी दौरान उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जहाँ नौकरी से संबंधित ई-बुक्स देखकर वह समझ जाती है कि यह कमरा किसके लिए है। फिर हाना वहाँ आती है तो ह्योजिन कहती है, यह कमरा मेरे लिए है ना? और आपको ये कैसे पता चला कि मुझे फुल टाइम नौकरी नहीं मिली है? सिर्फ आपकी वजह से मुझे खुद पर दया आती है। आपको तो अब भी लगता है कि मैं छोटी हूँ, अकेले नहीं रह सकती, है ना? इसीलिए तो आपने मेरे लिए यह कमरा बनाया। आखिर कब तक आप मुझे अपनी जिंदगी का बोझ बनाए रखेंगे? ये सुनकर हाना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्योजिन फिर कहती है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर मैं अकेली होती तो कितना अच्छा होता। मैं आपकी बहन नहीं बनना चाहती। हाना कहती है, बाद में पछतावा होने वाली बात मत करो। लेकिन ह्योजिन कहती है, नहीं होगा और न ही मैं यहाँ रहने वाली हूँ। इतना कहकर वह हाना के घर से निकल जाती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वूजिन को भी पता चलता है कि ह्योजिन हाना से नाराज है, इसलिए वह फोन पर हाना को समझाता है कि आज ह्योजिन जरूर उनसे संपर्क करेंगी, क्योंकि आज वूजिन और हाना की शादी की सालगिरह है।
इसलिए वू जिन आज जल्दी स्टेशन से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, वू जिन, तुम्हारे डैड अच्छे व्यवहार के कारण जेल से जल्दी छूटेंगे। यह मैसेज देखकर वू जिन चिंतित हो जाता है। वह तुरंत ही ह्यूंग को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। कार में भी वू जिन काफी परेशान था और पीछे की सीट पर हाना भी कल से ह्योजिन के कॉल या मैसेज का जवाब न मिलने के कारण बहुत चिंतित है। आगे वू जिन को खोया हुआ देखकर वह सोचती है, क्या हुआ, क्या टेंशन है। शुरू में तो वू जिन बताने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बाद में बताने ही वाला होता है कि अचानक एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। उधर ह्योजिन ने अभी अभी बीएस फूड कंपनी में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था कि अचानक हाना और वू जिन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलते ही वह बिल्कुल सुन्न हो जाती है। वह तुरंत ही अस्पताल की ओर दौड़ती है। उसे याद आने लगता है कि बचपन में जब उसने अपने डैड और मॉम को खो दिया था, तब हाना ने अकेले ही उसे कैसे पाला था। वू जिन के बारे में पता चलने पर ह्यूंग भी पूरी तरह टूट जाता है। 3 साल पहले की उस मुलाकात के बाद उसने वू जिन को नहीं देखा था और अब शायद कभी देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वू जिन और हाना अब इस दुनिया में नहीं है। ह्योजिन पूरी तरह टूट चुकी है। उससे भी ज्यादा उसके मन में गहरा पछतावा है उस रात दीदी को तरह तरह की बातें सुनाने के लिए। आखिर बेचारी को हाना से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। फिर ह्यूंग भी शोक सभा में पहुंचता है, लेकिन भाई की तस्वीर के सामने खड़े होकर रो भी नहीं पाता। तभी दूसरी रूम से एक छोटा बच्चा निकलता है जो तस्वीर वाली हाना को मम्मी कहता है। तब हमें पता चलता है कि यह बच्चा हाना और वू जिन का बेटा है जो उस एक्सीडेंट में बच गया था। अपने भतीजे के बारे में ह्यूंग को अब जाकर पता चलता है। अनाथ हो चुके इस बच्चे के लिए उसे उतना ही बुरा भी लग रहा है। शायद भूख के कारण यह बच्चा हायुन अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। ह्योजिन उसे बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूंग को देखकर हायुन बिल्कुल शांत हो जाता है। शायद वह उसे अपना डैड मानकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन आज तक बच्चे को न संभालने वाले ह्यूंग डर कर पीछे हटता है। तभी कोई बड़ा सा बुके लाता है और आखिरकार वह हायुन को पकड़ लेता है, लेकिन ह्योजिन उस बुके वाले से टकराकर गिर जाती है। उसकी कलाई में बुरी तरह चोट लगती है, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और ह्यूंग हायुन के साथ रहता है। अब वू जिन के सहकर्मी भी आते हैं जो बताते हैं कि ऑफिस में वू जिन बहुत अच्छे इंसान थे, अपने जूनियर्स का बहुत ख्याल रखते थे। यह सुनकर ह्यूंग भाई की तस्वीर देखता रहता है। आगे हायुन उसे पुग कहता है, लेकिन ह्यूंग न मानने पर वह जमीन पर लेटकर रोने लगता है और जब ह्यूंग उसे चॉकलेट देता है तो वह खुशी से हंसने लगता है। फिर गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाने वाले ह्यूंग के सामने वह अपनी नाक पोंछकर उंगली मुंह में डालता है, जिससे घिन आकर ह्यूंग कहता है कि उसके पास न आए और उससे दूर हट जाता है। लेकिन हायुन खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ता रहता है। अब तंग आकर वह हायुन को उठा लेता है, लेकिन शरारती हायुन ने तो पहले खाई हुई चॉकलेट उसी पर लगा दी। फिर बाथरूम में कपड़े साफ करते समय ह्यूंग परेशान हो रहा था, लेकिन हायुन मजे में था। बाद में ह्यूंग हायुन को बाल्टी में डालकर बाथरूम से बाहर लाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ह्योजिन भी अभी अभी अस्पताल से आई थी और जब ह्यूंग उसकी कलाई के बारे में पूछता है, वह कहती है मोड़ गया है, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तब उसकी नजर बाल्टी में बैठे हायुन पर पड़ती है। वह पूछती है, हायुन को बाल्टी में क्यों रखा, लेकिन ह्यूंग उसे भी कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। उल्टा उसे सुनाता है और ह्योजिन कुछ नहीं बोलती। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोन भी पहुंचती है और सियोन पूछती है, तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी ना। तो वह कहती है, चूंकि मैं अकेली चीफ मोर्नर नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है और जब मैं अस्पताल गई थी, यहाँ सब कुछ ह्यूंग ने ही संभाला था, जिसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ। उसकी ये सारी बातें ह्यूंग भी सुन रहा होता है। 3 दिन में क्रियाकर्म खत्म होने के बाद एक वकील उनसे मिलने आते हैं। वकील बताते हैं कि फिलहाल हायुन का कोई कानूनी अभिभावक नहीं है और अगर आप दोनों में से कोई भी उसे पालना नहीं चाहता तो उसे सुरक्षा सुविधा प्रोटेक्टिव फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा, लेकिन आप दोनों ही उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए बताइए हायुन की जिम्मेदारी आप दोनों में से कौन लेना चाहता है। ह्यूंग तो शुरू में ही व्यूजिन के बच्चे की जिम्मेदारी न लेने की बात कहकर हाथ खड़े कर देता है और ह्योजिन को भी उससे यही उम्मीद थी, इसलिए अब वह कहती है, हायुन की जिम्मेदारी मैं लूंगी, उसे मैं ही पालूंगी। इतना कहकर वह हायुन को लेकर निकल जाती है, जहां ह्यूंग उसके हाथ का सामान टैक्सी में रख देता है और उससे कहता है कि हमारी मुलाकात अब फिर कभी न हो। वैसे भी मिलने का कोई कारण नहीं है, फिर भी हायुन को पालने के लिए शुभकामनाएं। आगे वह हायुन से भी कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमसे भी मेरी कभी मुलाकात न हो। इतना कहकर वह हायुन को चॉकलेट खिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद ह्योजिन भी हायुन को लेकर हाना और व्यूजिन के रहने वाले बिल्डिंग में आती है। उन्होंने सोचा नहीं था कि उस रात कभी न लौटने के इरादे से निकली वह आज इस तरह यहाँ वापस आना पड़ेगा। यह घर उन्हें हाना की और भी ज्यादा याद दिला रहा है। आगे वह हाना द्वारा उनके लिए बनाए गए कमरे में भी जाती है, जहाँ हाना ने आई एम सॉरी ह्योजिन लिखकर एक छोटा नोट छोड़ा था, जिसे देखकर वह अपने आंसू रोक नहीं पाती। तभी अचानक उनके फोन पर पीएस फूड कंपनी का मैसेज आता है कि उनकी जॉब एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है। यह देखकर वह सोचती हैं, अगर यह मैसेज पहले आया होता तो मैं दीदी से झगड़ा नहीं करती, और भी ज्यादा रोने लगती है। उन्हें रोता देख हायुन भी रोते हुए उन्हें गले लगाता है और दोनों हाना को याद करके खूब रोते हैं।
रात में ह्यूंग कुछ ड्रिंक लेकर अपने सबसे अच्छे दोस्त किम के स्टूडियो में आता है, जहां वह बताता है कि उसने नया घर खरीदा है और वह इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है। इस पर किम कहता है, लेकिन तुम तो हमेशा कुछ बुरा होने पर ही पीते हो, है ना? ह्यूंग कुछ नहीं बोलता और किम फिर कहता है, अपने भाई की प्री वेडिंग गैदरिंग की रात भी तुम इसी तरह ड्रिंक लेकर आए थे। अब ह्यूंग भावुक हो जाता है और भारी आवाज में कहता है कि व्यूजन अब इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार में आए सभी लोग व्यूजन अच्छा इंसान था कहते हुए बहुत रोए, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसका एक बेटा भी है, यह मुझे अब जाकर पता चला। उसकी जिम्मेदारी मुझे लेने को कहा गया था, लेकिन मैंने नहीं ली। उस दिन व्यूजन ने आखिरी बार मुझे ही कॉल किया था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और मैसेज में उसने मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहा था, लेकिन वह बात क्या थी है? उसी समय बाहर बारिश होने लगती है। यह आवाज उसे बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि ऐसी ही बारिश के समय व्यूजन ने उसे छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। आज तक बच्चे की देखभाल न करने वाली हेजिन ने तो घर का सत्यानाश ही कर दिया है, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद हायून ने तो उनके बनाए खाने को फेंक ही दिया। अब सियोन आती है, लेकिन घर की यह हालत देखकर वह भी हैरान रह जाती है और हेजिन ने ही उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन घर साफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाल धोने के लिए, क्योंकि हेजिन का मरोड़ा हुआ हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इधर ह्यूंग के नए अपार्टमेंट का रेनोवेशन शुरू हो चुका है और यहाँ ह्यूंग खुद ही इंजीनियर को समझा रहा है कि उसे किस तरह का डिजाइन चाहिए, लेकिन इंजीनियर कहते हैं कि इस पुराने अपार्टमेंट में उसके कहे अनुसार मॉडर्न डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ह्यूंग एक नहीं सुनता, जबकि इंजीनियर तो प्लम्बिंग पर असर पड़कर वाटर लीकेज की समस्या आ सकती है, यह साफ साफ चेतावनी देते हैं। फिर भी ह्यूंग अपनी ही जिद करता है। रात में हायून के सो जाने के बाद हेजिन अगले दिन के अपने जॉब इंटरव्यू की तैयारी करती है और इधर ह्यूंग ऑनलाइन अपने नए घर के लिए फर्नीचर खरीद रहा है। राज भी चॉकलेट्स देखकर हायून की याद करता है। अगले दिन सुबह सुबह हेजिन जब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती हैं और वह इंटरव्यू में जाती है, तब हायून का ध्यान सियोन रखने वाली थी, लेकिन तभी सियोन का कॉल आता है कि फूड ट्रक इवेंट के लिए उन्हें तुरंत ही बुसान जाना पड़ेगा। इसलिए सियोन अपनी माँ से मदद मांगने की बात कहती हैं, लेकिन हेजिन कहती हैं कि वह जैसे तैसे मैनेज कर लेंगी और उन्हें बुसान जाने के लिए कहती हैं। अब हेजिन तुरंत हायून को लेकर पड़ोसी से मदद मांगने जाती हैं, लेकिन कोई भी हायून का ध्यान रखने को तैयार नहीं है। अब हेजिन दोस्तों को कॉल करती हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि वे बिजी हैं और इंटरव्यू के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए मजबूरी में वह ह्यूंग को टेक्स्ट करती हैं कि अब मैं हायून की देखभाल नहीं कर सकती। यह पढ़कर घबराया हुआ ह्यूंग तुरंत उनके घर आ जाता है, जहां हेजिन रिक्वेस्ट करती हैं कि सिर्फ 3 घंटे के लिए हायून को संभाल लो, और अंकल को पहचान कर शायद हायून भी उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन वह कहता है, मैं इसका अंकल नहीं हूँ, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। तब हेजिन कहती हैं, जो भी हो, हम इन लॉज हैं और मत भूलना कि मेरा हाथ तुम्हारी वजह से घायल हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और अगर आज मेरा इंटरव्यू मिस हो गया और मुझे जॉब नहीं मिली तो हायून का क्या होगा? कहते हुए वह रोने का नाटक करने लगती है। अब इतनी नौटंकी के बाद वह कहती हैं, यह हायून का घर है, इसलिए इसे तुम अपना ही मान सकते हो। इतना कहकर वह चली जाती है, लेकिन अचानक फिर लौटकर हायून को वहाँ चॉकलेट खिलाने से मना करते हुए ह्यूंग को चेतावनी देती है। अब वह सच में इंटरव्यू के लिए जाती है। अपने भाई के घर में ह्यूंग पहली बार आया है, इसलिए इधर उधर देखते हुए वह हेजिन के कमरे में भी जाता है, जहां उसे ऑफिस से कॉल आता है कि उन्हें अर्जेंट एक फाइल चाहिए। उस फाइल के लिए ह्यूंग को तुरंत घर जाना पड़ता है, इसलिए हायून को कूड़े के थैले के साथ उठाकर अपने घर ले आता है, लेकिन भूख के कारण हायून वहां बहुत रो रहा था और उसके फ्रिज में बच्चों के खाने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए अब वह ChatGPT से पूछकर फास्ट फूड ऑर्डर करता है और हायून को वहीं खिलाता है, और हमेशा उबला खाना खाने वाला हायून आज नया स्वाद पाकर बहुत एंजॉय कर रहा है। इसलिए अब ह्यूंग भी अपने काम में लग जाता है। उधर BS फूड में हेजिन का भी इंटरव्यू शुरू होता है और इस बार वह बहुत अच्छा करती हैं। ह्यूंग ऑफिस में फाइल भेजकर आराम से बैठा होता है कि अचानक हायून तो तबाही मचाने लगता है। थोड़ी भी गंदगी सहन न कर पाने वाले ह्यूंग को अब बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हायून की शैतानी रुकने का नाम नहीं ले रही और अब तो उसने पहले के जब से अपने अंकल के बिस्तर पर पेंटिंग ही बना दी। यह देखकर ह्यूंग जोर से चिल्लाता है, जिससे पड़ोस में भी हल्ला मच जाता है और हायून तो जैसे डर के मारे और भी जोर से रोने लगता है, लेकिन ह्यूंग फिर भी चिल्लाता है, तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए। अब कमरे में अचानक नाक फोड़ने वाली बदबू आती है, जो बदबू हायून से ही आ रही थी। इसका मतलब है कि पहले खाया हुआ फास्ट फूड भी पचकर बाहर आ चुका है। हायून का डायपर बदलना तो उसके बस की बात ही नहीं थी, इसलिए हायून को उठाए हुए ह्यूंग हेजिन से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी हायून उसका फोन सड़क पर फेंक देता है, और जब फेंके गए फोन पर किसी कार का पहिया चढ़ जाता है तो ह्यूंग का फोन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। इधर हेजिन इंटरव्यू खत्म करके निकल ही रही होती हैं कि लॉबी में लोगों की भीड़ देखकर वह चौंक जाती है, और तब हम देखते हैं कि BS फूड के शोरूम में हायून सर्कस दिखा रहा है और यह भीड़ उसी तमाशे को देखने वालों की है। उसे वहां देखकर हेजिन भी हैरान रह जाती हैं, और जब कोने से ह्यूंग बेबी कहकर उन्हें बुलाता है तो बेचारी हेजिन की तो और भी बेइज्जती हो जाती है।
और ह्योंग मन ही मन सोच रहा था, जब मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो तुम्हें कैसे खुश रहने दूँ। हेजिन तुरंत ह्योंग और हायुन को लेकर बाहर निकलती है, जहाँ वह पूछती है कि यहाँ आकर क्या तमाशा किया, तो वह भी ताना मारता है, ऑस्कर जीतने वाला नाटक तो तुम्हारा ही था। हेजिन समझ जाती हैं कि उसके घायल हाथ के ठीक हो जाने की बात उसे पता चल गई है, इसलिए अब विषय बदलते हुए वह कहती हैं कि हायुन को कुछ देर भी ठीक से संभाल नहीं सके और उसे डांट देती हैं। और यहाँ ये दोनों आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि हायुन तो पीछे से मिसाइल छोड़ चुका होता है, इसलिए ह्योंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डायपर बदलने में उसकी मदद चाहिए कहकर उसे पकड़ लेती है और इन दोनों की कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई से परेशान होकर शायद हायुन तो गायब ही हो जाता है। तब हम देखते हैं कि हायुन तो उधर वाटर फाउंटेन में मस्ती कर रहा है। उसे पीछा करते हुए ह्योंग और हेजिन भी वाटर फाउंटेन तक पहुंचते हैं। उस समय तीनों एक खुशहाल परिवार जैसे दिख रहे थे, लेकिन फाउंटेन से बाहर निकलते ही ह्योंग चिढ़कर कहता है, आइंदा हम कभी भी न मिलें। तब हेजिन भी कहती हैं कि वह भी यही चाहती हैं और अब वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर ह्योंग की जिंदगी में एक और भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके नए अपार्टमेंट में पाइप फटकर वहाँ झील बन गई है। इंजीनियर अब कंस्ट्रक्शन को रोकने की बात कहते हैं। आखिर डूबे हुए इस अपार्टमेंट में काम कैसे हो, ह्योंग सोचता है। तो फिर मैं इस नए घर में कब शिफ्ट हो पाऊंगा। इंजीनियर का जवाब था, अगले महीने, अगर पानी की समस्या सुलझ गई तो ही। ये सुनते ही ह्योंग पाइप को रुमाल से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन क्या इससे कुछ होना है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, अब एक और मुसीबत आ जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो फर्नीचर उसने ऑर्डर किया था वही फेवाताल झील में डिलीवर हो गया है। सच में ह्योंग पर तो 7.5 का असर चल रहा है और अपने नए बेबी यानी फर्नीचर को ठंड न लग जाए, इसलिए वह जैसे तैसे बॉक्स को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी जिंदगी में पनौती लाने वाले ह्योजिन राहायोन को कोसना छोड़ना उसने अब भी नहीं छोड़ा है। अब जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने वे सारी सोफाएं अपने कमरे में रख लीं, लेकिन पहले से ही छोटा उसका यह कमरा इन सामानों की वजह से अब और भी तंग हो गया है। फिर बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे एक आइडिया आता है, जिसके बारे में हमें कल पता चलेगा। अगले दिन सुबह ह्योजिन कुछ हलचल सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि किसी का एक ट्रक सामान आया है, जिसका मालिक ह्योंग पो है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कल रात उसके दिमाग में आया वह खराब आइडिया क्या था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ उसने सिर्फ नया ही नहीं बल्कि पुराना सामान भी मंगवा लिया है। खैर जो भी हो, ह्योजिन के लिए तो ये शॉकिंग ही है। अब ह्योंग एक एक करके सारा सामान अंदर लाता है और यहाँ जब ह्योजिन कुछ कहने की कोशिश करती है तो वह पिछली बार कही गई उसकी डायलॉग को ही कॉपी पेस्ट कर देता है। फिर ह्योजिन सोचती है, लेकिन जो भी हो, तुम यहाँ हमारे साथ रहने तो नहीं वाले हो ना, क्योंकि तकनीकी रूप से यह घर हायोन का है, लेकिन मैं भी तो यहाँ रहती हूँ। लेकिन ह्योंग तो खुद यही रहने वाला है, ऐसा बताता है, यानी कि वह तो पूरी तरह से अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया है। पहले उसने यही बात रोमांटिक अंदाज में अपनी इन लॉ यानी कि ह्योजिन को समझाने की कोशिश की तो वह चिढ़ जाती है, लेकिन तुम और मैं एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर ह्योंग उनसे 5,36,000 वॉन का मुआवजा मांगता है, वह भी उस दिन हायोन ने अपने कमरे में जो तबाही मचाई थी उसके लिए। अब ह्योजिन कहती है कि काम के कारण वे दोनों इस घर में साथ नहीं रह सकते, लेकिन वह कहता है, जब तक मेरा नया अपार्टमेंट तैयार नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर वह हैरान रह जाती है। वह कहती हैं, हम परिवार नहीं हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम लड़के हो और मैं लड़की। वह हंसते हुए कहता है, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तब वह सीधा कह देती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अब ह्योंग असली मालिक यानी हायोन से इस घर में रहने की इजाजत मांगता है। राहायोन के यहाँ कहने के बाद ह्योजिन अब क्या ही बोल सकती है, इसलिए अब ह्योंग फटाफट अपने रहने वाले कमरे में सामान जमाने लगता है। लेकिन ह्योजिन को तो जैसे बड़ा ही वियोग हो गया हो, वह शोक में डूबी रहती है और यह रात इसी तरह बीत जाती है। अगली सुबह जब ह्योजिन नींद से उठती है तो घर पूरी तरह साफ सुथरा होता है और टेबल पर ह्यो ने नाश्ता तैयार कर रखा होता है। साथ ही मकान मालकिन हायोन को भी खाना दे चुका होता है। यह देखकर ह्योजिन हैरान रह जाती है। बाथरूम में भी ह्यो ने सारी चीजें व्यवस्थित कर रखी होती हैं और हायोन का भी अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, जिसे देखकर वह प्रभावित हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वह खुद को होश में लाकर उस पर ज्यादा असर न होने देने की कोशिश करती है। तभी उनके फोन पर BS फूड कंपनी से मैसेज आता है कि पिछले जॉब इंटरव्यू में वह पास हो गई है। यह देखकर ह्योजिन खुशी से फूली नहीं समाती और यह खुशखबरी हायोन को बताती है। यह सुनकर ह्यो भी उन्हें बधाई देता है। वह कहता है कि इस खुशखबरी को बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, हायोन को मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। ह्योजिन को हैरानी होती है कि यह ह्योंग इतनी सीधी बात कैसे कर रहा है, लेकिन जो भी हो, ज्यादा न सोचकर वह बाहर निकल जाती है, जहाँ वह सैन को बताती है कि ह्योंग भी अब उनके साथ ही रह रहा है। लेकिन सैन को इसमें कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि वह समझाती है कि हायोन को पालने में उसे मदद मिलेगी। लेकिन ह्योजिन कहती है कि आज रात ही वह उसे घर से निकाल देगी। फिर वह ऑनलाइन हायोन
के लिए बेबीसिटर ढूंढती हैं, क्योंकि अब जब वह काम पर जाएंगी तो हायोन का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए। ये सुनकर सेयन कहती है कि ह्योंग को ही बेबीसिटर के रूप में रख लो, इससे खर्च भी कम होगा। सेयन की बात मानकर वह उसी शाम ह्योंग के सामने बेबीसिटर का प्रस्ताव रखती है और ह्योन भी 1 महीने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि 1 महीने में उसका घर तैयार हो ही जाएगा। फिर दोनों के बीच पानी, गैस, बिजली, वाईफाई, यहाँ तक कि हायोन के डायपर और बेबी फार्मूला का खर्च भी 50-50 करने की डील होती है, जिसके लिए ह्योजन बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जिसमें दोनों साइन करने के बाद आज से वे आधिकारिक रूप से 2 हाउसमेट बन जाते हैं। फिर फोन में वे एक दूसरे का नंबर, एक ने टेम्पररी शेल्टर और दूसरे ने टेम्पररी हेल्पर के नाम से सेव करते हैं। अब अगले दिन ह्योंग अपनी कंपनी में जाकर 1 महीने की छुट्टी मांगता है। शुरू में तो बॉस छुट्टी देने को तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में अचानक उन्हें याद आता है कि ह्योंग पहले फोटोग्राफर था, तो एक शर्त पर छुट्टी देने को कहते हैं और शर्त यह है कि उसे एक मॉडल की अच्छी फोटो खींचनी होगी, क्योंकि ऑफिस का फोटोग्राफर मॉडल की जगह मॉडल की फोटो खींचने चला गया है। बॉस की शर्त मानकर ह्योंग मॉडल के पास जाता है, लेकिन 3 साल पहले ही फोटोग्राफी छोड़ देने के कारण शायद वह कैमरा भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। काफी कोशिश के बाद वह खुद को समझाकर कैमरा उठाता है। वह तुरंत कुछ तस्वीरें लेता है। फोटोग्राफी छोड़ने के बावजूद उसके अंदर का पैशन अभी भी जिंदा है। बाद में जब ह्योंग मॉडल से बाहर निकल रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो खुद को एमिचू का मैनेजर बताते हैं, और एमिचू एक फोटोग्राफर के साथ साथ फिल्म प्लूटो स्टूडियो की सीईओ भी हैं। मैनेजर पार्क यहाँ ह्योंग द्वारा खींची गई तस्वीरें देखकर कहते हैं कि वे उसे एक दिन के लिए हायर करना चाहते हैं। यह सुनकर ह्योंग हैरान रह जाता है, तो वे आगे कहते हैं, अगर तुम मेरा ऑफर स्वीकार करोगे तो एमिचू के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा और एक दिन के लिए 10 लाख वॉन दूंगा। लेकिन ह्योंग उनका ऑफर ठुकरा देता है। शाम को जब वह घर लौटता है तो ह्योजन उससे कहती हैं, जब मैं काम पर रहूंगी तो तुम्हें समय समय पर हायोन की रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या पता तुम फिर हायोन को चॉकलेट और केचप दे दो। अब उसकी शर्त माने बिना तो चल ही नहीं सकता। अगले ही सुबह ह्योजन काम के लिए निकलती है और जॉब का पहला दिन होने के कारण आज वह बहुत उत्साहित है। आखिरकार पीएस फूड में काम करना उनका सपना था, जो अब पूरा हो गया है। आज पहले दिन नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी आईडी भी दी जाती है और ह्योजन अपनी आईडी कार्ड देखकर और भी खुश हो जाती है। और ह्योन भी समय समय पर हायोन की गतिविधियों की रिपोर्ट भेजता रहता है। शाम को हायोन को फोन पर बात कराते हुए ह्योंग खुद बाथरूम में नहा रहा होता है कि अचानक शॉवर से बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलने लगता है। इसीलिए ह्योंग गाउन पहनकर वाटर बॉयलर चेक करने जाता है। तभी अचानक घर लौटी ह्योजन उसे इस हालत में देखकर चौंक जाती है। फिर ह्योंग सारी स्थिति बताता है तो दोनों मिलकर बॉयलर चेक करते हैं और पता चलता है कि बॉयलर खराब हो गया है, इसलिए पानी गर्म नहीं हो रहा। फिर ह्योजन टेक्नीशियन को कॉल करती है, लेकिन मरम्मत का खर्च 10 लाख वॉन सुनकर दोनों मना कर देते हैं। और हायोन को नहलाना तो बाकी ही था, इसलिए अब वे बड़े टब में पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म होने के बाद दोनों मिलकर कुत्ते बिल्ली जैसी हालत में हायोन को नहला देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ह्योजन बीएस फूड की प्लानिंग टीम में शामिल हो गई है, जहां उनकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर जो से होती है, जो तुरंत पहचान लेता है कि तुम तो वही लॉबी वाली लड़की हो, है ना। ह्योजन को उसकी बात समझ में नहीं आती, तो वह फिर कहता है कि इंटरव्यू वाले दिन लॉबी में एक कपल ने सीन क्रिएट किया था और वीडियो में भी वही लड़की बिल्कुल यही कपड़े पहने थी। इस बार ह्योजन उसकी बात साफ समझ जाती है और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि उस दिन लॉबी में हायोन और ह्योन ने जो हंगामा किया था उसका वीडियो कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर वायरल हो गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेयन भी बीएस फूड की ही कर्मचारी है, लेकिन ह्योजन और उसकी टीम अलग अलग है। यहाँ सेयन ह्योजन को समझाती है कि वीडियो में भले ही उस बारकाने ह्यो का चेहरा दिखा हो, तुम्हारा चेहरा तो नहीं दिखा, इसलिए चिंता मत करो, वीडियो की लड़की तुम हो, यह कोई नहीं जान पाएगा। यह सुनकर ह्योजन को थोड़ी राहत मिलती है। घर में ह्योंग अपने गुरु यानी कि चैटजीपीटी से बॉयलर रिपेयर करने का तरीका पूछता है, जिसमें चैटजीपीटी बताता है कि रिपेयरिंग टूल्स के बिना बॉयलर रिपेयर नहीं हो सकता। तब वह तुरंत पड़ोसी से मदद मांगने जाता है और पड़ोसी खुद को वाटर बॉयलर रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बताता है, जिससे ह्योंग को बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब तो इज्जत बचाने के लिए पड़ोसी भाई खुद ही रिपेयरिंग के काम में जुट जाते हैं, लेकिन अफसोस बॉयलर ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ऑफिस में ह्योजन वायरल वीडियो के कारण मुंह छुपाने को मजबूर हो रही है। तभी उन्हें लिफ्ट में खड़ा एक लंबा आदमी जाना पहचाना लगता है, लेकिन चेहरा न दिखने के कारण पहचान नहीं पाती। बाद में जो के जरिए उन्हें पता चलता है कि वह लंबा आदमी उनकी टीम लीडर है। आखिरकार वह उसका चेहरा देखती है। उसे देखकर ह्योजन बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, मानो पहले से ही उसे जानती हो। वह उनके सामने आकर अपना परिचय देता है, मैं योनसन, प्लानिंग टीम 3 का टीम लीडर। लेकिन ह्योजन अब भी उसे एक तक देखती रहती है और फिर हमें अतीत का एक सीन दिखाया जाता है जहां योनसन और वह एक साथ थे। इसका मतलब ये दोनों अजनबी नहीं है, लेकिन यहाँ वह उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। शाम को घर लौटने पर वाटर बॉयलर आज तो ऑन भी नहीं होता और ह्योंग उन्हें सच बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाता कि हाफते हाफते चल रहे वाटर बॉयलर की हत्या पड़ोसी भाई और उसने मिलकर की है। वाटर बॉयलर खराब हुए अब पूरे 3 दिन हो चुके हैं और आज भी ह्योजन ठंडे पानी से नहाती है, इसलिए
इसलिए ह्योंग उन्हें समझाता है कि ठंड लग सकती है, लेकिन वह उसकी बात न सुनकर ऑफिस चली जाती है। रात में वह एक बॉक्स खोलती है जिसमें उनका पुराना सामान होता है। उसमें उनका और उनके टीम लीडर योनसन का फोटो भी होता है, जिसे देखकर वह मुस्कुरा रही होती है। हर दिन ठंडे पानी से नहाने के कारण ह्योजिन को सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए ह्योंग को अंदर ही अंदर उनकी चिंता हो रही है। आज ऑफिस में ह्योजिन को पता चलता है कि बिजनेस ट्रिप पर गए योनसन कल भी ऑफिस नहीं आएंगे। यह सुनकर ह्योजिन का दिल खुश हो जाता है कि कम से कम कल तो ठंडे पानी से नहाना नहीं पड़ेगा, यानी कि योनसन के कारण ही वह 3 दिन तक ठंड में नहाती रही है। लेकिन अगले दिन बिना नहाए ऑफिस आने पर पता चलता है कि योनसन तो बिजनेस ट्रिप से लौटकर ऑफिस आ चुके हैं। बेचारी को अब टेंशन हो जाता है कि कहीं उसे पता न चल जाए कि वह नहाई नहीं है। घर में ह्योंग को उनकी चिंता हो रही है कि कहीं ठंड के कारण ह्योजिन बीमार न पड़ जाए। तभी उसे अपनी जेब में कुछ दिन पहले मैनेजर पार्क द्वारा दिया गया फिल्म प्लूटो का विजिटिंग कार्ड मिलता है। उसे मैनेजर पार्क का 1 मिलियन वॉन वाला ऑफर भी याद आता है, जिसे वह आज आखिरकार स्वीकार कर लेता है ताकि उस 1 मिलियन से वाटर बॉयलर की मरम्मत करवा सके। फिर हायोन को अपने दोस्तों के जिम्मे छोड़कर ह्योंग पार्क द्वारा बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पार्क कहते हैं तुम्हारा काम फोटोग्राफर एमी चू को असिस्ट करना है, इसलिए उनके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना और जो भी वह कहें वह मानना। ह्योंग ओके कहता है तो पार्क और बाकी लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। अब ह्योंग सेट पर आता है तो उसे अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वह 3 साल बाद इस माहौल में लौटा है। अब एमी चू आती है और आज एक दिन के लिए उनके असिस्टेंट बने ह्योंग ने लाइट सेटअप पूरा कर लिया है, यह उन्हें रिपोर्ट करता है। तब एमी सोचती हैं तुम कौन हो। जब ह्योंग खुद को एक दिन का असिस्टेंट बताता है तो वह कहती हैं कि उन्हें असिस्टेंट की जरूरत नहीं है और उसे जाने को कहती हैं। लेकिन ह्योंग कहता है कि उसे 1 मिलियन कमाना है, इसलिए वह जाने को तैयार नहीं है। एमी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी दूसरे कमरे में मॉडल चिल्लाती है कि वह फोटोशूट नहीं करेगी। मॉडल एमी के सामने फोटोशूट की थीम बदलने की डिमांड रखती है, लेकिन एमी कहती है तो फिर तुम जा सकती हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना जिसे मुझ पर और मेरे कैमरे पर भरोसा न हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे असली रूप को कैप्चर करूं, तो मुझ पर न सही मेरे कैमरे पर तो तुम्हें भरोसा करना ही होगा, तभी मेरा कैमरा तुम्हारी इमेज बदल सकता है। एमी की इस बात से ह्योंग भी प्रभावित होता है और अब तक मना कर रही मॉडल भी फोटोशूट के लिए तैयार हो जाती है। और सच में एमी एक शानदार फोटोग्राफर है। कुछ देर में शाम हो जाती है तो ह्योंग बिना एमी की अनुमति के एक और लाइट आगे बढ़ा देता है, जिससे एमी नाराज हो जाती है। तब वह कहता है इवनिंग शॉट के लिए यह लाइट परफेक्ट है, वैसे भी आपको जो शार्प कॉन्ट्रास्ट चाहिए वह नहीं है। एमी को उसका यह काम अच्छा लगता है। अब सीन ह्योजिन के ऑफिस में शिफ्ट होता है। ह्योजिन को लग रहा है कि योनसन ने उन्हें भुला दिया है, इसीलिए मीटिंग में वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शायद योनसन को वह अब भी याद है। तभी तो उसकी खांसी सुनकर योनसन को उनकी चिंता होती है। इसी कारण वह आज कहता है कि वह घर छोड़ देगा और ह्योजिन समझ जाती है कि उसने उन्हें भुलाया नहीं है। ह्योन भी फोटोशूट खत्म करके लौट आया है, जहाँ उसके दोस्त आज के लिए उसके एमी चू के असिस्टेंट बनने की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ह्योंग अपने रोल मॉडल एमी चू को मानता था, लेकिन ह्योंग कहता है कि उसने फोटोग्राफी पहले ही छोड़ दी है, इसलिए अब यह सब मायने नहीं रखता। अब ह्योंग घर लौटते ही टेक्नीशियन को बुलाकर वाटर बॉयलर ठीक करवाता है। आज कमाए गए 1 मिलियन वॉन से टेक्नीशियन के जाने के बाद ह्योंग अपने कमरे में आता है तो हायोन वहीं होती है। उसने ह्योंग का सारा सामान बिखेर दिया होता है। सामान समेटते हुए वहाँ एक कैमरा भी मिलता है जो उसके भाई हुजिन ने उसे पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, लेकिन इस कैमरे को तो उसने 3 साल पहले हुजिन से रिश्ता तोड़ने वाली रात ही डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन मन नहीं मानने पर उसने उस कैमरे को डस्टबिन से निकालकर संभाल कर रख लिया था और आज इस कैमरे को देखकर उसका पुराना घाव फिर से हरा हो जाता है। ह्योंग को छोड़ने आई युसंग की गाड़ी उनके बिल्डिंग के बाहर रुकती है। वह पूछता है तुम इस बिल्डिंग में कब शिफ्ट हुई? कुछ समय पहले, वह जवाब देती है। फिर अचानक वह 7 साल पहले हुए अपने ब्रेकअप की बात छेड़ता है। ह्योजिन भी कहती हैं उस दिन के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब इस तरह मिलना संयोग ही है और मैंने तो सोचा था कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। आखिर ऑफिस में तुम ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे हमारी कभी मुलाकात ही ना हुई हो। वह पूछता है क्या मेरे ऐसे व्यवहार से तुम अपसेट हो गई? तब वह क्या जवाब दे समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद युसंग उनसे विदा लेकर चला जाता है। वह पूरे रास्ते मुस्कुरा रहा था। तब हमें इन दोनों का अतीत दिखाया जाता है। उस दिन वे दोनों डेट पर गए थे और वहाँ युसंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ह्योजिन को कॉलेज से कॉल आ जाती है। कॉल रिसीव करके लौटने के बाद वह कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं विदेश जाकर भाषा पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए अब हमें नहीं मिलना चाहिए। इस तरह दोनों का ब्रेकअप हुआ था। यकीनन युसंग अब भी उसे पसंद करता है, इसीलिए आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर ह्योजिन घर लौटती है तो पूरा घर बिखरा हुआ होता है और ह्योंग बियर पी रहा होता है और हमें तो पता ही है कि वह सिर्फ दुखी होने पर ही पीता है। जब वह कहता है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा तो ह्योजिन हैरान रह जाती है कि अगर वह गया तो हायोन का ध्यान कौन रखेगा। तब ह्यो कहता है कि वह हायोन के लिए अच्छा बेबीसिटर ढूंढ देगा, लेकिन वह चिढ़ते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद दिलाती हैं। वह भी कहता है मैंने भी साफ कर दिया था कि मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, लेकिन आज हायोन वहाँ गई और मेरा कैमरा निकाल लिया जिसे मैंने 3 साल से छुआ भी नहीं था। तुम्हारे साथ रहने के बाद से मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। ये सुनकर ह्योजिन भी गुस्से में कहती है
तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। हर दिन ठंडे पानी से नहाकर सर्दी खांसी से परेशान हूँ। तब वह बताता है कि वाटर बॉयलर उसने ही ठीक कराया है। यह सुनते ही वह गर्म पानी से नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। गर्म पानी से नहाने के कारण अब वह कूल हो गई है, इसलिए छुपाकर रखी वाइन दोनों के लिए निकालती है। वाइन की चुस्की लेते हुए दोनों अब बातें करने लगते हैं और इसी दौरान ह्योंग अपना फैसला बदलते हुए कहता है कि अब वह उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जिसे सुनकर ह्योजिन खुश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रात भर नशे में दोनों ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया है और कमरे में सो रहे ह्योंग की नींद अलार्म की वजह से टूट जाती है। वह अलार्म बंद करके करवट बदलता है तो अपने पास ह्योजिन को पाता है। अब उसकी भी नींद टूट जाती है और वह ह्योंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह भी पूछता है, मेरी बाहों में तुम क्या कर रही हो? अब आखिरकार दोनों समझ जाते हैं और जोर से चिल्ला उठते हैं। आज कमरे से निकलकर किचन की हालत देखकर तो और भी शॉक हो जाते हैं और तब पता चलता है कि कल एक बोतल वाइन कम पड़ने पर छुपाकर रखी बाकी स्टॉक भी ह्योजिन ने निकाल ली थी और कल रात एक ही बेड पर सोने के बावजूद दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो भी हो, दोनों के लिए यह बहुत ही शर्मनाक है, इसलिए शराब को दोनों इस घर में बैन कर देते हैं। अब ह्योजिन वह सब घटना सियोन को बताती है और सियोन भी हैरान रह जाती है कि ह्योजिन अपने इन लॉ के साथ सोई थी। फिर सियोन पूछती है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो? तब ह्योजिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी शराब को तो कभी वाटर बॉयलर को दोष देती है। लेकिन सियोन तो समझ चुकी है कि ह्योंग की वजह से ह्योजिन का मन डिस्टर्ब होने लगा है। इधर दोस्तों से मिलने आया ह्योंग भी खोया खोया सा है, इसलिए किम और सांगटाक समझ जाते हैं कि यह तो किसी लड़की के साथ घर शेयर करने का नतीजा है। और सांगटाक पूछता है, क्या वह सुंदर है? तो बेचारा ह्योंग कुछ बोल ही नहीं पाता। शाम को घर लौटते हैं तो दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने वाले ये दोनों आज अजीब सा महसूस कर रहे हैं और बात भी नहीं कर पाते। ऊपर से आज की स्थिति भी थोड़ी अजीब है, क्योंकि नहाते वक्त ह्योजिन अपनी इनरवियर बाथरूम में ही छोड़ आई थी, इसलिए अब जब ह्यो नहा रहा होता है तो वह दरवाजा खटखटाती है। वह इनर देखकर और भी असहज हो जाता है, जिससे दोनों और ज्यादा अजीब महसूस करते हैं। पहले गलती से उसके हाथ में स्पर्श होने पर भी ह्योंग के मन में गिटार बजने लगता है और उसकी नजरें ह्योजिन पर ही टिक जाती हैं। आज ह्योंग को वह बहुत सुंदर लग रही है, कहीं यह लव एरिया के लक्षण तो नहीं? अगले दिन उसकी मसल्स देखकर ह्योजिन की भी नियत बदलने लगती है। उसकी हैंडसमनेस पर आज वह लड़की पूरी तरह फिदा हो गई है। अगले दिन ऑफिस में युसन नया प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव ह्योजिन को सौंपता है, जिससे ह्योजिन बहुत खुश हो जाती है और निश्चित ही युसंग ने उसे पसंद करने के कारण ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी होगी। शाम को जब वह घर आती है तो युसंग उसे कॉल करके प्रपोजल की बात कर रहा होता है। तभी हायोंग शोर मचाने लगती है, जिसे ह्योंग तुरंत चुप करा देता है, क्योंकि युसंग को उसने हायोंग और अपने इन लॉ ह्योंग के बारे में नहीं बताया है। कॉल कटने के बाद ह्योजिन ह्योंग से कहती है कि युसन ने मुझ पर भरोसा करके इतना बड़ा मौका दिया है, इसलिए इस बार मैं बहुत मेहनत करके खुद को साबित करूंगी। इसलिए वह ह्योंग का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि जब तक उसका प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए हायोंग का ध्यान वही रखे। लेकिन उसके स्पर्श से ह्योंग के दिल में फिर से गिटार बजने लगता है, इसलिए हाथ छुड़ाते हुए वह कहता है, ठीक है और अपने हाथ को छुड़ा लेता है। फिर ह्योजिन रात भर बिना सोए काम करती रहती है, जिससे आज ऑफिस से आते ही वह बिस्तर पर गिर जाती है और ह्योन उसे कंबल से ढक देता है। अगले दिन घर साफ करते समय उसे ह्योजिन के कॉलेज टाइम की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर ह्योन सोचता है कि तब वह कितनी क्यूट थी और मुस्कुराता है। फिर वह स्टार वाला स्टिकर देखकर उस रात की याद करता है जब दोनों नशे में थे। उस समय ह्योजिन ने छत पर चिपके स्टार वाले स्टिकर को देखते हुए कहा था, मैं और मेरी दीदी सेमी बेसमेंट में रहते थे, जहाँ की दीवारें बारिश में रिसने लगती थीं और हर बरसात में दीवारों पर फफूंदी लग जाती थी। मेरी दीदी ऐसे ही अंधेरे में चमकने वाले स्टार चिपका देती थी और तभी से मुझे ये स्टार्स अच्छे लगने लगे। यह सुनकर ह्योंग कहता है, इस कमरे के स्टार्स तुम्हें तुम्हारी दीदी की याद दिलाते हैं, इसलिए ही तुम इस कमरे में न रहकर बाहर लिविंग रूम में रहती हो, है ना? तब ह्योजिन ने कहा था, बारिश के समय मेरी दीदी हमेशा मुझे लेने आती थी और माँ को याद करके जब मैं कभी कभी रोती थी तो दीदी पैनकेक बनाती थी, जबकि तब वह सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन ऐसी अच्छी दीदी को मैंने इसी कमरे में कहा था कि मैं उनकी बहन नहीं बनना चाहती, जिससे उन्हें दुख पहुंचा और मुझे कभी माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। कहते हुए वह रोने लगी थी और ह्योन ने उसे सांत्वना दी थी। अब वर्तमान में ह्योंग उसी रात की तरह उसके लिए गण वाले चीजी पैनकेक बना रहा है, लेकिन वह अब तक घर नहीं आई तो ह्योंग उसे कॉल करता है और वह बताती है कि वह थोड़ी देर में ऑफिस से निकलेगी, जिसे सुनकर ह्योंग उत्साहित हो जाता है कि घर आने पर पैनकेक देखकर वह सरप्राइज हो जाएगी। इसलिए टेबल सजाकर ह्योंग उसकी प्रतीक्षा में बैठा है, लेकिन ह्योजिन ऑफिस में अर्जेंट काम आने के कारण घर आने में और समय लगेगा यह मैसेज करती है। कुछ देर बाद ह्योसंग भी काम खत्म करके उसके साथ ऑफिस से निकलता है। ह्योसंग कहता है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह कहती है कि वह बस से जाएगी, लेकिन ह्योसंग के न मानने पर उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। घर में ह्यो 2 छाते लेकर बस स्टॉप पर ह्योजिन को लेने जाने के लिए तैयार है, लेकिन हायोंग को सुनाने के बहाने अपने मन को तसल्ली देता है कि वह सिर्फ इंसानियत के नाते ह्योजिन को लेने जा रहा है, इसमें प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। अब वह हायोंग को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर खुद बस स्टॉप पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करता है। एक के बाद एक बसें आती जाती हैं, लेकिन किसी से भी ह्योजिन नहीं उतरती, जिससे उसे हैरानी होती है और न ही उसने उसके मैसेज का जवाब दिया है। लेकिन थोड़ी दूर पर ह्योजिन को एक लड़के की कार से उतरते देख उसका मन खिन्न हो जाता है। ह्योसंग उसे छाता देकर चला जाता है और तभी वह ह्योंग को देखती है।
उसके हाथ में एक्स्ट्रा छाता देखकर वह समझ जाती है कि वह उसे लेने आया था। गुस्से में ह्योंग बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि मैं बेकार में चिंता कर रहा था, कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था कि वह कार से आ रही है। ह्योजिन को भी बुरा लगता है। घर आकर वह सोचती है, तुम वहाँ कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जलन में ह्योंग उससे सीधे बात भी नहीं करता, और जब उसे पता चलता है कि कार वाला लड़का उसका टीम लीडर है तो ह्योंग और भी ज्यादा जलने लगता है। गुस्से में वह अपने कमरे में चला जाता है और वह देखती है कि उसने पैनकेक बनाया था। तभी अचानक ह्योंग दरवाजा खोलकर कहता है, मुझे दूसरों की प्रतीक्षा करना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है और ह्योजिन पैनकेक खाती है, जिसका स्वाद बिल्कुल उसकी दीदी के बनाए चीजी फ्लेवर जैसा होता है। अगले दिन अचानक फोटोग्राफर एमी चू का इंटरव्यू वायरल हो जाता है, क्योंकि हाल ही में हुए फोटोशूट की सफलता का श्रेय उन्होंने अपने एक दिन के असिस्टेंट ह्योंग को दिया था। यह आर्टिकल पढ़कर ह्योंग को खुद पर बहुत गर्व महसूस होता है, और इस खबर के कारण जो दोस्त कभी मैसेज नहीं करते थे वे भी उसे मैसेज कर रहे हैं। तभी ह्योजिन भी आकर उसे बधाई देती है। उसने तो वह मैगजीन भी खरीदी थी जिसमें उसका नाम मेंशन किया गया है। उसी समय उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, और यह कॉल एमी चू का ही होता है, जो उसे एक आरामदायक कैमरा देकर अगले दिन आने के लिए कहती है और कॉल काट देती है। एमी की इस फोन कॉल से ह्यू पूरी तरह हैरान रह जाता है, और ह्योजिन उसे अगले दिन कैमरा लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है, मैंने पहले ही कह दिया है, मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी है। तब ह्योजिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि मैं छुट्टी पर भी हूँ, लेकिन मेरी अभी भी जॉब है, और वैसे भी मैंने अपने सारे कैमरे बेच दिए हैं। तब ह्योजिन कहती है, तुम्हारे पास तो कैमरा है, वही बर्थडे गिफ्ट वाला कीमती कैमरा जिसे तुम चाहकर भी फेंक नहीं पाए थे। ये सुनकर ह्योंग हैरान हो जाता है कि उसे यह कैसे पता चला, लेकिन उस रात नशे में उसने खुद ही उस कैमरे के बारे में बताया था। उसने पूछा था, यह कैमरा तुम्हें किसने गिफ्ट किया था? वह जवाब देता है, था एक व्यक्ति जिसकी प्रतीक्षा में मैं लोगों, नजारों, सबकी फोटो खींचता था, जिसकी वजह से फोटोग्राफी मेरा पैशन बन गया था, और उसी पैशन ने मुझे उसकी और भी ज्यादा याद दिलाई, इसलिए ही फोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन इस कैमरे को चाहकर भी फेंक नहीं सका। वर्तमान में ह्योजिन उसे समझाती है, फोटोग्राफी तुम्हारा सिर्फ शौक नहीं, सपना भी है, जिसे छोड़कर तुम खुद को खो रहे हो, इसलिए एक बार इस बारे में अच्छे से सोचो। उसके शब्द उसे फिर से अपने सपने की ओर लौटने की हिम्मत देते हैं, जिससे ह्योजिन उसके लिए बहुत खुश है। फिर वह बताती है कि आज वह ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगी, क्योंकि एमी चू से उसकी अपॉइंटमेंट शाम को है, लेकिन ह्योसन कहता है कि आज बहुत काम है, इसलिए वह घर नहीं जा सकती। ये सुनकर ह्योजिन हैरान रह जाती है, लेकिन ह्योसन को मना भी नहीं कर सकती। वह तुरंत यह बात ह्योंग को कॉल करके बताती है और कहती है कि हायोंग को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर भी वह एमी चू के स्टूडियो में जाए। इतना कहकर वह कॉल काट देती है और ह्योंग कहीं न कहीं उदास हो जाता है। हम देखते हैं कि ह्योन हायुन को पड़ोसी के पास छोड़ने के बजाय उसे अपने साथ एमी के स्टूडियो ले आया है। पहली बार इतना शानदार फोटो स्टूडियो देखकर शायद वह कुछ देर तक चारों ओर निहारती रहती है। थोड़ी देर बाद एमी उसे अपने केबिन में बुलाती है। वहाँ जब एमी उसका कैमरा देखना चाहती है तो वह अपना वही पुराना मॉडल का कैमरा दिखाता है। एमी हैरान हो जाती है और वह बताता है कि 3 साल पहले उसने अपने सारे कैमरे फेंक दिए थे और उसके पास बस यही एक कैमरा बचा था। खैर, अब एमी उसे फोटोशूट के लिए 3 घंटे का समय देती है ताकि वह उन्हें इम्प्रेस कर सके। ह्योन तुरंत ही फोटोशूट का माहौल बना देता है। शुरू में कैमरे के सामने वह हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे ह्योजन की कही बात याद आती है तो वह आत्मविश्वास के साथ फोटो खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हायुन बार बार फ्रेम में आकर डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए इस बार ह्योन ने छोटी हायुन को ही अपना मॉडल बनाने का फैसला किया। इधर ह्योजिन और योसंग भी काम कर रहे थे और उसी दौरान दोनों को याद आता है कि कॉलेज के समय में भी वे इसी तरह रात भर जागकर ग्रुप प्रोजेक्ट करते थे और कॉलेज में वह मेहनत स्कॉलरशिप जीतने के लिए थी, ऐसा ह्योजिन बताती है। तो योसंग कहता है, लेकिन कॉलेज में मैं प्रोजेक्ट वर्क स्कॉलरशिप के लिए नहीं, तुम्हारे लिए करता था, क्योंकि मैं रात भर तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ये सुनकर ह्योजिन एकटक उसे देखती रहती है। उधर स्टूडियो में ह्योन हायुन को सुलाकर फोटो क्लिक कर रहा होता है कि अचानक हायुन बेहोश होकर रोने लगती है। गरुंग के सामान से दबने के कारण हायुन के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए ह्योन उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। लेकिन अस्पताल में बिना गार्जियन के उसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा बताया जाता है। और हायुन की लीगल गार्जियन तो ह्योजिन है। वह तुरंत ह्योजिन को कॉल करता है, लेकिन उधर क्लाइंट को छोड़ने गई ह्योजिन ने कॉल रिसीव ही नहीं की। बाद में जब वह घर लौटने लगती है तो ह्योन की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर वह ह्योन को कॉल करती है, और जब उसे पता चलता है कि हायुन अस्पताल में है तो वह बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी फोन पर उसे योसंग की आवाज़ सुनाई देती है, और जब उसे पता चलता है कि वह अब भी अपनी टीम लीडर के साथ है तो ह्योन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ह्योजिन तुरंत अस्पताल पहुंचती है और तभी हायुन का इलाज शुरू होता है। उसकी हालत अब थोड़ी बेहतर है। अब ह्योजिन खुद के लेट होने के लिए ह्योन से माफी मांगती है, लेकिन ह्योन कुछ नहीं बोलता। ह्योन फिर पूछती है, हायुन को चोट कैसे लगी? लेकिन वह कहता है, तुम्हें फ़ोन उठाने में इतना समय क्यों लगा? वह माफ़ी मांगते हुए बताती है कि वह व्यस्त थी। वह फिर कहता है, यहाँ डॉक्टर ने कहा था कि गार्जियन के बिना हायुन का इलाज नहीं होगा, और ऊपर से जब तुमने कॉल रिसीव नहीं किया तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे किसी का इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम वादा निभा नहीं सकती तो क्यों करती हो?
तब ह्योजिन कहती है कि वह हायुन के लिए ही इतनी मेहनत कर रही थी, तो वह कहता है अगर तुम वाकई हायुन के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो उसका ध्यान कहाँ रखा। अब ह्योजिन को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है तुमने भी तो हायुन का ठीक से ख्याल नहीं रखा। वह कहता है मैंने पहले ही कहा था कि मैं हायुन का ख्याल नहीं रख सकता, और मत भूलो कि हायुन की जिम्मेदारी लेकर उसकी गार्जियन तुम बनी हो, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब वह कुछ नहीं कह पाती, और जब डॉक्टर बताते हैं कि हायुन की चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी तो दोनों को राहत मिलती है। डॉक्टर पूछते हैं क्या हायुन आजकल ठीक से सो पा रही है, और ह्योजिन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ह्योन कहता है हाँ, सोने के 10-15 मिनट में ही हायुन जाग जाती है, और अगर किसी को न देखे तो बेहोश होकर रोने लगती है। इस पल में ह्योजिन को आखिरकार एहसास होता है कि वह सच में हायुन के प्रति लापरवाह रही है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हायुन में जो लक्षण दिख रहे हैं वे चिंता, एंग्जाइटी के हैं, जो निश्चित ही उस हादसे का असर है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हायुन की शारीरिक चोट से ज्यादा गंभीर उसकी मानसिक समस्या है। अगले दिन हायुन को घर लाया जाता है, लेकिन ह्योजिन कल की वजह से अब भी खुद को दोषी महसूस कर रही है, और ह्योन भी फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकला था। असल में उसे भी अस्पताल में ह्योजिन को बहुत कुछ कह देने का पछतावा हो रहा था। इसलिए जब वह घर आता है तो सबके लिए पेस्ट्रीज लेकर आता है, लेकिन कल की बहस की वजह से दोनों के बीच काफी अजीब सा माहौल है। तभी डोरबेल बजती है, और दरवाजे के बाहर अपनी टीम लीडर योसंग को देखकर ह्योजिन बिल्कुल हैरान रह जाती है। और डबल झटका तो तब लगता है जब योसंग खुद को इस अपार्टमेंट का मालिक बताता है। अब वह तुरंत ह्योन को उसके कमरे में ले जाकर 10-15 मिनट सोने के लिए कहती है, और हायुन को भी उसकी गोद में सुला देती है। फिर हायुन के खिलौने और फोटो छुपाने के बाद ही वह दरवाज़ा खोलती है, और दूसरी तरफ के दरवाजे से ये दोनों बंदर भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ह्योजिन को इस अपार्टमेंट में देखकर योसंग भी हैरान है, और पक्का करने के लिए वह पूछता है क्या इस अपार्टमेंट के मालिक तुम हो, तो वह भी हाँ में जवाब देती है। अब ह्योन को भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ टीम लीडर और टीम मेंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होता तो ह्योजिन ने खुद को और ह्योन को यहाँ छुपाया नहीं होता। ह्योजिन यहाँ योसंग को कुछ भी पता न चले इसकी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी योसंग के हाथ में वह टेडी आ जाता है, जिसे देखकर हायुन अब मेरा बंदे कहते हुए उसे लेने आ जाती है, और उसे रोकने के चक्कर में ह्योन फिसल कर गिर ही जाता है। यह सर्कस देखकर हैरान योसंग जब उनके बारे में पूछता है तो सब बताने के लिए ह्योजिन उसे बाहर ले जाती है। वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वह सब कुछ बता देती है कि कैसे दीदी और जीजाजी की मौत के बाद वह हायुन को अपने इन लॉ ह्योन के साथ पाल रही है। पहले उसने ये सब बातें छुपाई थीं, इसके लिए माफ़ी मांगती है तो योसंग उसकी स्थिति को समझने की बात कहता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि अगर वे दोनों क्लोज होते तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ देर बाद जब वे घर लौटते हैं तो ह्योन सफाई कर रहा होता है। उसे थका हुआ देखकर ह्योजिन उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह तो बात को और बढ़ा देता है और कहता है कि अपनी टीम लीडर की नज़रों से बचाने के लिए ही हायुन और मुझे छुपाया था, है ना। ह्योजिन समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन ह्योन को एमीजू का मैसेज आता है, जिसके बाद वह तुरंत एमी के स्टूडियो पहुंचता है। उस शाम हायुन को अस्पताल ले जाने की जल्दी में ह्योन ने कैमरा वहीं छोड़ दिया था, इसलिए उसकी रील को एमी ने फोटो में डेवलप कर लिया था। वह कहती है, सिर्फ इस तस्वीर की वजह से मैंने तुम्हें हायर किया था, और यह तस्वीर तो हायुन की थी। इन तस्वीरों को देखकर हमें समझ आ जाता है कि ह्योन को फोटोग्राफी कितनी पसंद है, लेकिन वह कहता है कि उसे फोटोग्राफी पसंद नहीं। ये सुनकर एमी उसे एक और तस्वीर दिखाती है जो ह्योजिन की थी, वह भी उस रात की जब वे दोनों नशे में थे। फिर एमी पूछती है कि वह उसकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड, तो वह सीधा नो में जवाब देता है। जब एमी कहती है कि उसके स्ट्रॉन्ग नो में कुछ छुपा है, तो वह कहता है कि नो का मतलब नो ही होता है। पहले एमी ने उसे खुद अपना फर्स्ट वर्क प्रोजेक्ट चुनने को कहा था। फिर वह कहती है कि कैमरा लेंस कभी झूठ नहीं बोलता, और इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि उस लड़की के लिए वह क्या महसूस करता है, क्योंकि असली प्यार के बिना ऐसा शॉट लेना मुश्किल है। उधर ह्योजिन को पड़ोस में रहने वाली एक महिला बच्चों को लेकर कैंपिंग पर जाने का प्रस्ताव देती है, जिसे ह्योजिन स्वीकार कर लेती है। वह तुरंत घर आकर हायुन का सामान पैक करती है और फिर ह्योन से पूछती है कि क्या वह भी उनके साथ कैंपिंग पर चलेगा। जब वह आने को कहता है तो वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस कैंपिंग में उनके अलावा और भी पेरेंट्स और बच्चे होंगे तो ह्योजिन थोड़ी घबरा जाती है। अगले दिन कार में बच्चों की शोरगुल सुनकर ह्योन अभी से बोर हो जाता है, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जब वे हायुन को बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान ह्योन उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी ह्योजिन हायुन का डायपर बदलने चली जाती है। फिर ह्योन के पास एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो खींच दो। यह सुनकर ह्योन हंस पड़ता है। खैर, अब वह इस छोटे जोड़े के साथ ह्योजिन और हायुन की भी फोटो खींच देता है। हायुन के साथ खेलते हुए वे बिल्कुल हैप्पी फैमिली जैसे लग रहे थे। फिर ह्योन टेंट में आराम करने आता है
है और देखता है कि ह्योजन के फोन पर ह्योसंग का कॉल आ रहा है, इसलिए वह ह्योजन को फोन देने जाता है, जहां ह्योजन एक महिला से बात कर रही थी। जब उस महिला ने ह्योन को उसका बॉयफ्रेंड बताया तो ह्योजन कहती है, हमारे बीच ऐसा कोई करीबी रिश्ता नहीं है, हम तो अजनबी हैं और अजनबी के साथ एक ही घर में रहना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। उसकी ये बातें सुनकर ह्योन दुखी हो जाता है। फिर वह जोड़ती है, लेकिन अब ह्योन जल्दी ही अपने घर जा रहा है और हायुन को मैं अकेले पालूंगी। यह सुनकर ह्योन और भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर लंच के लिए ह्योजन उसे बुलाती है, लेकिन ह्योन अनसुना कर टेंट में ही बैठा रहता है, इसलिए वह उसे बुलाने टेंट में जाती है, लेकिन वहाँ भी ह्योन उसे इग्नोर करता है, जिससे ह्योजन भी नाराज होकर चली जाती है। तभी फिर से ह्योसंग का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण बात ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए नेटवर्क ढूंढते हुए ह्योजन दूसरी दिशा में चली जाती है, लेकिन वहाँ जमीन पर लगे डू नॉट एंटर के बोर्ड को वह देख नहीं पाती। कुछ ही देर में शाम हो जाती है, लेकिन ह्योजन अब तक नहीं लौटी, जिससे मिसेज ली बहुत परेशान हो जाती है। ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा, लेकिन ह्योन ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मिसेज ली कहती हैं, तुम वहाँ इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, जबकि ह्योजन तो तुम्हारे जल्दी घर जाने की बात से बहुत दुखी थी। असल में ह्योजन पूरी बात सुने बिना ही चली गई थी। उसने कहा था, शुरू में उसके साथ रहना मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब उसके जाने की बात से ही मुझे दुख होता है। यह सब सुनकर ह्योन को आखिरकार एहसास होता है कि उसने ह्योजन को गलत समझा, इसलिए अब वह हायुन को मिसेज ली के हवाले कर तुरंत ह्योजन को ढूंढने निकलता है। जब वह उसे आसपास नहीं पाता तो जंगल की ओर जाता है। वहाँ वह जोर जोर से उसका नाम पुकारता है और ह्योजन भी चिल्लाती है। उसकी आवाज का पीछा करते हुए ह्योन उसे नदी के किनारे ढूंढ लेता है। उसे देखकर ह्योन को बहुत राहत मिलती है। ह्योजन के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए ह्योन उसे सहारा देकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो वे दोनों एक सुनसान घर में शरण लेते हैं, जहां ह्योन मिस्टर और मिसेज ली को खबर करता है कि ह्योजन मिल गई है। फिर ह्योन ह्योजन के पैर की चोट देखता है और अचानक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, लेकिन होश में आते ही दोनों को अजीब सा लगता है। फिर ह्योजन उसे धन्यवाद कहती है कि वह उसे लेने आया। वह जोड़ती है, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे तसल्ली मिली। शायद मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सोच से ज़्यादा भरोसा करने लगी हूँ। यह सुनकर ह्योन खुश हो जाता है। ह्योजन जानती है कि ह्योन को बारिश पसंद नहीं है, इसलिए आज वह उससे पूछती है कि उसे बारिश से नफरत क्यों है। वह कहता है, तुमने कहा था कि जब भी बारिश होती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें लेने आती थी, इसलिए तुम्हें बारिश पसंद है ना? लेकिन मेरा अनुभव ठीक इसके उलट है, क्योंकि बारिश होते ही मैं हमेशा किसी के इंतजार में बैठा रहता था, इस उम्मीद में कि वह मुझे लेने जरूर आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। इसी वजह से मुझे बारिश से नफरत है। ह्योजन तुरंत समझ जाती है कि वह यहाँ अपने भाई ह्योजन की बात कर रहा है। इस बीच बारिश भी रुक चुकी थी। तब वह कहती है, बारिश के वक्त तुम्हें पिकअप करने मैं आऊंगी, हमेशा आऊंगी ऐसा वादा तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी अगर बारिश में तुम्हारे पास छाता न हो तो मुझे कॉल करना, मैं छाता लेकर आ जाऊंगी। इतना सुनना ही ह्योन के लिए काफी है। इसके बाद ह्योन उसे पीठ पर उठाकर कैंपिंग की ओर ले जाता है, जहां ह्योजन पूछती है, अब तो हम दोस्त हैं, है ना? लेकिन ह्योन तो उसका दोस्त भी नहीं बनना चाहता, इसलिए वह कहती है, अगर हम दोस्त नहीं हैं तो फिर मुझे क्यों उठाया है, और ज़बरदस्ती उसकी पीठ से उतरने की कोशिश करती है। मजबूरी में ही सही, ह्योन आखिरकार उसका दोस्त बन जाता है, जिससे ह्योजन बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वे कैंपिंग वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं। ह्योजन और ह्योन ने घर जाने का फैसला किया था, इसलिए वे मिसेज ली से विदा लेकर रातों रात घर लौटने लगते हैं। ह्योजन तो आ भी जाती है। पहले जब ह्योन उसे बचाने आया था उसी समय वह गायब हो गई थी। अब टैक्सी से उतरकर वे घर जा ही रहे होते हैं कि अचानक सामने ह्योसंग को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ह्योसंग कहता है, ह्योजन, तुम्हारे साथ मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिंतित था और तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। अब यहाँ ह्योजन घर जाने को कहती है तो ह्योन हायुन को लेकर चला जाता है, लेकिन घर पहुँचने के बाद भी वह खिड़की से उन दोनों को देखता रहता है और बहुत जलन महसूस करता है। ऊपर से अब ह्योसंग तो ह्योजन को लेकर और अस्पताल बुलाया गया है, जहाँ ह्योजन को एंटीबायोटिक्स और घाव पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट दी जाती है। यहाँ ह्योजन जब ह्योसंग के प्रति आभार व्यक्त करती है तो वह कहता है, अगर तुम मेरे प्रति आभारी हो तो कल मेरे साथ लंच पर चलो। तब वह बताती है कि वीकेंड में उन्हें हायुन की देखभाल करनी है, तो ह्योसंग कहता है कि हायुन को भी लंच पर ले आओ, और वह इसके लिए मान जाती है। घर में ह्योन भी बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा है। वह खुद से बड़बड़ाता है, कहीं वे दोनों डेटिंग पर तो नहीं गए। फिर खुद को समझाता है, खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती और थोड़ी देर में ह्योजन घर लौट आती है। अगले दिन लगभग 12 बजे ह्योन की आंख खुलती है। शायद कल बारिश में भीगने की वजह से आज वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा है। कमरे से बाहर निकलने के बाद ह्योजन बताती हैं कि वह हायुन को लेकर ह्योसंग के साथ लंच पर जा रही हैं।
यह सुनकर ह्योन उदास हो जाता है और जब उसे ठंड लगने का पता चलता है तो ह्योजिन उसके लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन वह उन्हें जाने के लिए कहता है, इसलिए वह हायून को लेकर निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वह कहती है कि अगर तबीयत और खराब लगे तो तुरंत कॉल करना। इतना कहकर वह निकल जाती है, लेकिन ह्योन के लिए वह कितनी चिंतित है यह उनके चेहरे से साफ झलकता है। नीचे युसंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। युसंग उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहां उसने पहले ही टेबल बुक कर रखी होती है और हायून के लिए बेबी फूड का ऑर्डर भी पहले ही दे दिया होता है। यानी कि लड़का पूरी कोशिश कर रहा है ह्योजिन को इम्प्रेस करने की। पहले वह कहता भी है, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता फिर से 7 साल पहले जैसा हो जाए। यह सुनकर ह्योजिन असमंजस में पड़ जाती है कि क्या कहें। उधर ह्योन घर खाली देखकर खुद को इतना अकेला महसूस करता है कि खाने के लिए बनाए गए नूडल्स भी बिना खाए उठ जाता है। घड़ी में 3 बज चुके होते हैं। वह खुद से बड़बड़ाता है, सिर्फ लंच के लिए भी इतना समय क्यों लग रहा है। फिर वह कल कैंपिंग में खींची गई तस्वीरें देखता है और उसकी नजर ह्योजिन की तस्वीर पर टिक जाती है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले एमी ने कहा था कि कैमरा सिर्फ इंसान की छवि ही नहीं, फोटो खींचने वाले की फीलिंग्स भी कैप्चर करता है। बिना सच्चे प्यार के ऐसा शॉट नहीं लिया जा सकता। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ह्योजिन ह्योन को कॉल करती है, लेकिन जब वह कॉल नहीं उठाता तो उन्हें चिंता होती है कि कहीं वह और ज्यादा बीमार तो नहीं हो गया। इसलिए वह युसंग को बताती है कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन युसंग उसकी आंखों में ह्योन के लिए इतनी चिंता देखकर जलन महसूस करता है। इधर घर में ह्योन बुखार से तड़प रहा होता है। बचपन में भी वह बारिश के वक्त खुद को अकेला महसूस करता था और इसी तरह बीमार पड़ जाता था। आधी रात को ह्योन की आंख खुलती है, उसका बुखार उतर चुका होता है और अपने बेड के पास ह्योजिन को देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि जब वह बुखार से तड़प रहा था तब ह्योजिन ने रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। अब उसकी भी नींद टूट जाती है और जब ह्योन को जागा हुआ देखती है तो पास आकर उसका बुखार चेक करती है जो अब उतर चुका था। वह कहती है, अगर तुम्हें होश नहीं आता तो शायद मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती। ह्योन बिना कुछ बोले एक तक उन्हें देखता रहता है, फिर कहता है, मुझे पता है कि मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं, फिर भी तुम देर से क्यों आई। यह सुनकर वह कुछ कहने ही वाली होती है कि वह कहता है, आई लाइक यू ह्योजिन, और मेरी जिंदगी में तुम पहली इंसान हो जिसका मैं इंतजार करना चाहता हूँ। यह सुनकर ह्योजिन उसमें खो सी जाती है, लेकिन अचानक पड़ोसी डोर बेल बजाकर डिस्टर्ब कर देते हैं और ह्योन आईने में खुद को देखकर सोचता है कि ऐसी हालत में मैंने कन्फेस कर दिया और खुद से शर्माता है। सुबह ह्योन फ्रेश होकर बाथरूम से निकलता है तो ह्योजिन अभी भी सो रही होती है, इसलिए ह्योन पर्दे खींच देता है ताकि उजाला उन्हें डिस्टर्ब न करे। फिर उन्हें निहारते हुए उसे अचानक याद आता है, कल जब वह बारिश में भीग रहा था तब उन्होंने कहा था, अगर इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे रोकना चाहिए था। तब ह्योन बड़बड़ा रहा था, मैं न जाऊं कहूं भी तो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनकर ह्योजिन ने कहा था कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और उसके माथे को छुआ था। वर्तमान में वह कहता है, थैंक यू ह्योजिन कल मेरे लिए लौटने के लिए। कुछ देर बाद ह्योजिन को ऑफिस जाने का समय हो जाता है, इसलिए निकलने से पहले वह ह्योन के लिए चावल बनाती है, लेकिन शायद कल ह्योन के लव कन्फेशन की वजह से वह उसके सामने काफी असहज महसूस कर रही है, इसलिए आज नाश्ता भी किए बिना वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे वह कन्फेशन याद आ जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसी बीच ह्योजिन को चाइल्ड डे केयर सेंटर से कॉल आता है कि हायून आज से डे केयर सेंटर ज्वाइन कर सकती है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और घर में ह्योन ने ह्योजिन के बनाए चावल बड़े चाव से खा लिए होते हैं। वह हायून से कहता है, मैं जब बीमार था मेरे लिए किसी ने चावल बना कर दिया, यह पहली बार है। फिर वह सोचता है कि कहीं ह्योजिन उसकी वजह से असहज तो नहीं हो गई। तभी अचानक ह्योजिन का मैसेज आता है कि आज वह काम पर जाने से पहले हायून को डे केयर सेंटर छोड़ दे। यह पढ़कर ह्योन हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि हायून अभी डे केयर के लिए बहुत छोटी है। खैर, अब वह आधा घंटा लगाकर हायून को तैयार करता है। वे दोनों डे केयर सेंटर भी पहुंच जाते हैं, जहां टीचर उसे हायून का डैड समझ लेती है, लेकिन वह तुरंत खुद को हायून का अंकल बताता है। फिर टीचर उसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए एक फॉर्म भरने देती है और ह्योन भी भर देता है। लेकिन जब वह गार्जियन की जगह अपना नाम देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है, जिसमें जिम्मेदारी और प्यार का एहसास झलकता है। अब हायून को क्लास में ले जाया जाता है, इसलिए टीचर ह्योन से कहती हैं, जाने से पहले आप हायून से कहिए कि वह यहाँ मजे करे और काम से लौटकर आप उसे लेने आएंगे, नहीं तो वह पूरा दिन दुखी होकर आपकी प्रतीक्षा करेगी। हायून तो यहाँ के माहौल में उलझन में पड़ चुकी है। दुखी तो ह्योन दिख रहा है, शायद उसे हायून को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी वह हायून से कहता है, मैं तुम्हारे डायपर के लिए पैसे कमाने काम पर जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करना और शाम को तुम्हारी आंटी तुम्हें लेने आएंगी। यह सुनकर हायून उसे गले लगा लेती है। उसकी बाहों में आज ह्योन कहीं न कहीं भावुक हो रहा है। कुछ देर बाद वह वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब भी उसे उदासी महसूस हो रही है, जिससे वह खुद को अजीब सा महसूस करता है। फिर वह ह्योजिन को मैसेज करता है कि उसने हायून को डे केयर सेंटर में छोड़ दिया है, लेकिन हायून की फोटो भेजने की बजाय गलती से अपनी फोटो भेज देता है, जिसे डिलीट करने से पहले ही उधर ह्योजिन और सियोन वे देख लेती हैं और सेहोन पूछती हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ह्योजिन भी बता देती है, उसने कहा कि वह मुझे लाइक करता है, लेकिन कल वह बहुत नींद में था, शायद इसी वजह से उसने ऐसा कहा। फिर सेहोन उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो वह कुछ नहीं कहती। सेहोन फिर कहती है,
लेकिन शायद तुम्हारा पुराना लवर यूसंग भी तुम्हें अब भी पसंद करता है, जिस पर ह्योजिन इस बार कहती है कि वह श्योर नहीं है। फिर सेहोन ह्योन की बात छेड़ती है तो वह कहती है, पहले ह्योन मुझे अजनबी लगता था, लेकिन आजकल वह खास लगने लगा है, क्योंकि असल में अब जाकर मैंने उसे जानना शुरू किया है, लेकिन उसके लिए मेरे मन में कोई खास फीलिंग नहीं है। आज मीटिंग के बाद यूसंग कैफे में चलने का प्रस्ताव रखता है तो ह्योजिन भी जाती है, जहां यूसंग उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है जो ह्योजिन की फेवरेट होती है। इसीलिए वह हैरान हो जाती है कि उसे अभी उसकी फेवरेट ड्रिंक याद है। वह कहता है कि बीते सालों में जब भी किसी ने यह ड्रिंक ऑर्डर की, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आई। फिर बातों बातों में वह बताती है कि उन्होंने हायून को डे केयर सेंटर में डाल दिया है। वह जोड़ती है, अभी ह्योन के होने से सब आसान है, लेकिन 1 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब वह चला जाएगा तो हायून को मैं अकेले कैसे संभालूंगी। ये सुनकर यूसंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ह्योन का ह्योजिन के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर एमिचू के स्टूडियो में ह्योन आज फोटोग्राफर के तौर पर पहली फोटोशूट कर रहा होता है और उसका काम देखकर मिस्टर पार्क भी बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी शाम ह्योन को उसके कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है कि उसका अपार्टमेंट तैयार हो गया है, इसलिए अब वह वहां आकर रह सकता है। ये सुनकर ह्योन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह कहता है, कंस्ट्रक्शन का काम इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया? क्या वह घर रहने के लिए सुरक्षित है ना? यह सब ह्योन का बहाना है, क्योंकि वह ह्योजिन को छोड़कर इस घर से जाना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह कहता है कि वह कल आकर चेक करेगा और कॉल काट देता है। इसके बाद ह्योन ह्योजिन से कहता है, पिछली रात मैंने जो फीलिंग्स कबूल की थी वो झूठी नहीं थी। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके बदले में मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो, बस मेरे सामने अजीब महसूस करना छोड़ दो। यह सुनकर ह्योजिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन ह्योन हायोन को डे केयर छोड़कर लौटता है तो बिल्डिंग के बाहर कुछ पड़ोसी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। ह्योन को पता चलता है कि पिछली रात पड़ोस में चोरी हुई थी, और जब उसे पता चलता है कि वह चोर सिर्फ अकेली महिलाओं के घर में चोरी करता है तो ह्योन को चिंता होने लगती है, क्योंकि उसके जाने के बाद ह्योजिन और हायोन ही उस घर में रहेंगे। अब ह्योन अपने नए अपार्टमेंट को चेक करने जाता है, लेकिन वह अभी इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहता। कभी वह वॉलपेपर में तो कभी टाइल्स में खोट निकालने लगता है। इससे परेशान होकर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जब भी वह शिफ्ट करने का फैसला कर ले तभी उसे कॉल करे। आज शाम ऑफिस से लौटते समय ह्योजिन बस में ही सो जाती है, जिससे वह अपना बस स्टॉप मिस कर देती है। इधर ह्योन पहले से ही उनके इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा था, क्योंकि सुबह चोर के बारे में सुनने के बाद से ही उसे ह्योजिन की चिंता हो रही थी। काफी देर हो जाने के बाद ह्योन उन्हें कॉल करके पूछता है कि वह कहाँ है, और जब वह बताती हैं कि वह पैदल घर आ रही है तो ह्योन उन्हें लेने आने की बात करता है, लेकिन वह कहती हैं कि वह खुद आ जाएंगी और कॉल काट देती है। आगे जब वह सुनसान गली में पहुंचती है तो अचानक कोई उनका पीछा करने लगता है। वह डर जाती है। डर के मारे ह्योजिन दौड़ने लगती है, और जब वह स्टॉकर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है तभी अचानक ह्योन उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वह स्टॉकर कहीं गायब हो जाता है और डर के मारे ह्योजिन वहीं जमीन पर बैठ जाती है। यह देखकर घबराए ह्योन पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कहती है, मुझे राहत महसूस हो रही है। वह उसे सब कुछ बता देती है। इसलिए ह्योन कहता है कि अगर आगे कभी ऐसा कुछ हो तो तुरंत उसे कॉल करे। जब वह उससे वादा करने को कहता है तो वह भी वादा करती है कि अगली बार वह जरूर उसे कॉल करेंगी। फिर जब ह्योजिन बताती है कि उनका अपार्टमेंट तैयार हो गया है तो वह उदास हो जाती है। अभी वह झूठ बोलती है, लेकिन मेरे घर में टाइल्स और वॉलपेपर का काम ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी कुछ समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह सुनकर वह खुश हो जाता है। घर के पास पहुंचने पर ह्योन उसकी सुरक्षा के लिए उसे पेपर स्प्रे देता है, लेकिन वह स्प्रे तो काम ही नहीं करता और उसे चेक करने के चक्कर में ह्योन अपने ही आंखों में स्प्रे कर लेता है। तीखेपन से उसकी आंखें इतनी जलने लगती हैं कि घबराकर वह एम्बुलेंस को कॉल करने की बात करता है, लेकिन ह्योजिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आती है और उसकी आंखों में बार बार पानी डालती है। जब वह कहता है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है तो ह्योजिन उसे बाथटब में बैठाकर उसकी आंखें चेक करती हैं, लेकिन ह्योन तो उसमें इतना खो जाता है कि पलकें झपकाना भी भूल जाता है। लेकिन वह उसकी आंख की पुतली को उंगली से छूकर उसकी आंख में पानी डाल देती है। इससे ह्योन को गुस्सा आ जाता है। फिर जब ह्योजिन कुछ लेने जाती है तो पीछे उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि ह्योन उसे पकड़ लेता है, और इस नजदीकी से दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर निकलती है, लेकिन अब भी उनका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कना बंद नहीं करता। इसलिए उन्हें चिंता होने लगती है कि कहीं उनके दिल में ह्योन बसने तो नहीं लगा। अगले दिन ऑफिस में यूसंग बताता है कि ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट के लिए आज विजुअल डायरेक्टिंग टीम फाइनल करनी है, जिसके लिए यहाँ फर्स्ट चॉइस में रही टीम के साथ आज दोपहर मीटिंग है। थोड़ी देर में पता चलता है कि विजुअल डायरेक्टिंग टीम के लिए यूसंग की फर्स्ट चॉइस एमिचू है। अब उनकी टीम के सदस्य मिस्टर पार्क और ह्योन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसे देखकर ह्योजिन हैरान रह जाती है, क्योंकि ह्योन ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और यूसंग को अपना प्रतिद्वंदी देखकर खुश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, अब मीटिंग शुरू होती है और यहाँ पता चलता है कि आज तक फूड से जुड़ा कोई फोटोशूट न करने की वजह से ही एमी ने इस प्रपोजल में रुचि दिखाई है।
शाम को एमी को छोड़कर पूरी टीम डिनर के लिए आती है, जहां सबको पता चल चुका है कि ह्योजिन और ह्योन एक दूसरे में इन्वॉल्व्ड हैं। अब यहाँ यूसंग जानबूझकर ह्योन को सुनाता है कि वह और ह्योजिन कॉलेज के समय में बहुत क्लोज थे, जिस पर ह्योन भी कह देता है, तुम ह्योजिन के सीनियर कलीग भर हो, इसलिए जितना मैं उनके करीब हूँ उतना तुम नहीं हो सकते। यहाँ ये दोनों इसी तरह शब्दों के तीर चलाकर एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। इन दोनों की कोल्ड वॉर देखकर ह्योजिन भी हैरान रह जाती है। अब ह्योजिन का दिल जीतने के चक्कर में ये दोनों लड़के एक दूसरे को गेम में ही चैलेंज कर देते हैं, जिसमें उनके बीच खड़ी टक्कर होती है, लेकिन आखिर में ह्योन ही जीत जाता है। और इसी खुशी में ह्योन ने ह्योजिन को अचानक गले लगा लिया, जिससे वह एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। होश में आने के बाद ह्योन भी असहज महसूस करता है और तुरंत माफ़ी मांग लेता है। अब घर जाने का समय होता है। मिस्टर पार्क ह्योन से कहते हैं कि वह स्टूडियो में चले, जबकि ह्योन तो ह्योजिन के साथ घर जाना चाहता था। बेचारा ह्योन मजबूरी में पार्क के साथ चला जाता है। वहीं ह्योजिन यूसंग के साथ जाती है। हम देखते हैं कि यूसंग उन्हें आतिशबाजी दिखाने लाया है, जिसे देखकर ह्योजिन बहुत खुश होती है। तभी यूसंग सोचता है, ह्योजिन, क्या तुम मेरे साथ आतिशबाजी देखना चाहोगी? यह सुनकर ह्योजिन को याद आता है कि कॉलेज के समय भी उसने इसी तरह स्प्रिंग फ्लावर के साथ आतिशबाजी देखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस दिन आतिशबाजी देखे बिना ही उनका ब्रेकअप हो गया था। इसलिए यूसन कहता है, आखिरकार हम साथ बैठकर आतिशबाजी देख रहे हैं, जिसे हमने 7 साल पहले मिस कर दिया था। ह्योजिन भी माफी मांगती है कि उस दिन उसे कंफ्यूज करके छोड़ गई थी। असल में उस दिन उसे पता चल गया था कि यूसन कॉलेज से मिली स्कॉलरशिप की जगह उसे देना चाहता है, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी, और फिर विदेश पढ़ाई का बहाना बनाकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वर्तमान में वह कहती है, कॉलेज टाइम में तुम्हारे पास कार थी और मैं सेमी बेसमेंट में रहती थी, और जब मुझे पता चला कि तुम अपनी स्कॉलरशिप की जगह मुझे देने वाले हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गरीब हूँ, हमारी दुनिया कितनी अलग है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने विदेश पढ़ाई का बहाना बनाकर तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन यूसंग को तो यह सब पहले से ही पता था। वह सोचता है, तो फिर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? यूसन कहता है, अगर बता देता तो डर था कि तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगी। लेकिन जो भी हो, आज यह सब बातें शेयर करने से ह्योजिन का मन हल्का हो गया है, और अब ये दोनों इसी तरह आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। उसके बाद यूसंग उसे घर छोड़ने आता है। वह जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाती है, ह्यू कॉल करके बताता है कि वह भी स्टूडियो में काम खत्म करके किचन में घर आ रहा है। तब ह्योजिन घर का दरवाज़ा खुला देखकर हैरान हो जाती है, जबकि फ़ोन पर ह्यू बता रहा है कि सुबह दरवाज़ा बंद करके ही घर से निकला था। और जब वह अंदर जाती है तो सारा सामान बिखरा हुआ देखकर वह शॉक हो जाती है, और दूसरे कमरे में किसी की परछाई देखकर वह चिल्ला उठती है। तभी ह्यू भी मदद के लिए आता है। शुक्र है कि यूसंग अभी भी बिल्डिंग के बाहर ही था, इसलिए उसकी चीख सुनते ही वह वहाँ पहुँच जाता है। घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी घुस आया था, जिसे यूसंग पूछता है, कौन हो तुम? और जब यूसंग पूछता है, और दूसरों के घर में क्यों घुसे हो, तो वह व्यक्ति माफ़ी मांगता है। फिर जब यूसंग पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, अचानक वह व्यक्ति कहता है, यह ह्योजिन का घर नहीं है क्या? हैरान होकर ह्योजिन पूछती है, आपको मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम कैसे पता चला? तब वह खुद को ह्योजिन का पिता बताते हैं। यह सुनकर ह्योजिन हैरान रह जाती है। अब ह्योंग भी घबराते हुए घर पहुँचता है, जहाँ ह्योजिन को सही सलामत देखकर ही उसका मन शांत होता है। पहले वह उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता, लेकिन उस व्यक्ति ने एक नज़र में ही अपने छोटे बेटे ह्योंग को पहचान लिया था। वह भावुक होकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योंग उसका हाथ हटाते हुए पूछता है, आप कौन हैं? और तब ह्योजिन कहती है, वह तुम्हारे पापा हैं। यह सुनकर ह्योंग भी हैरान रह जाता है, और पापा कहते हैं, मैं इतना लेट आया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो बेटा। अब ह्योजिन यूसंग को बाहर तक छोड़ने जाती है, जहाँ वह आज के लिए उसका धन्यवाद करती है। यूसंग का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने घर लौट जाता है। घर में पिता और बेटा बैठकर बात करते हैं, जहाँ पापा ह्योजिन की मौत के बारे में जानकर खूब रोते हैं। यहाँ पापा पैसे के कारण ह्योजिन और ह्योंग को बचपन में छोड़कर चले जाने और वापस आने में इतना समय लगने के लिए माफ़ी मांगते हैं। वह जोड़ते हैं, तुम शायद अब भी मुझे नफरत करते होगे, है ना? ह्योंग कहता है, मैंने कभी आपकी प्रतीक्षा नहीं की, और अब आप ज़रूर किसी न किसी कारण से ही लौटे होंगे। तब पापा बताते हैं कि वह सिर्फ अपने बेटों के लिए लौटे हैं, लेकिन जब ह्योंग उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है तो पापा भी ज़्यादा कुछ बोले बिना चले जाते हैं। इसीलिए ह्योजिन पड़ोसी के घर से हायुन को लेकर आती है, और वह पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो ह्योंग कहता है, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुम ज़रूर कंफ्यूज हो गई होगी। इसी दौरान ह्योंग उसके हाथ पर चोट देखकर उस पर मलहम लगाता है, और साथ में कहता है, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी इस सब मुसीबत में शामिल होना पड़ा। अपने घर में एक अजनबी को देखकर तुम ज़रूर डर गई होगी। तब ह्योजिन उसे माफ़ी न मांगने को कहती है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही भारी होगा। लेकिन ह्योंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद को मेरे पापा बताया, लेकिन मेरे लिए वह अब भी अजनबी ही हैं। सच में ह्योंग की पापा के साथ कोई याद भी नहीं है। असल में उस समय पापा लोगों का पैसा ठग कर
ह्योजिन और ह्योंग को अनाथ बनाकर भाग गए थे और उसके बाद ही ह्योजिन ने ह्योंग को अनाथालय में छोड़ दिया था। अगले दिन ह्योंग एक रेस्टोरेंट में पापा से मिलने आता है, जहां वह कहता है, मुझे नहीं पता आप क्यों लौटे हैं, लेकिन कृपया आगे से मुझे मिलने की कोशिश न करें। तब पापा कहते हैं, मैं अब भी तुम्हारा पापा हूँ। तो वह कहता है, अगर पापा होते तो आपने कभी अपने बेटों को छोड़कर नहीं जाते, इसलिए कृपया पापा कहकर अब मुझ पर हक जताने की कोशिश न करें। तब पापा एक मौका देने की गुजारिश करते हैं, लेकिन ह्यों अब कहता है कि उसे परिवार नहीं चाहिए। इतना कहकर वह जाने लगता है तो पापा घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हैं, लेकिन ह्योंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और चला जाता है। आज डे केयर सेंटर में हायुन को लेने युसंग भी हायुन के साथ आया था। इतना ही नहीं, युसंग तो उनके घर आकर उनका डोर लॉक भी बदल देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। पहले कुछ सामान निकालने के लिए ह्योजिन की हाइट नहीं पहुंचती तो युसंग उसकी मदद करता है, लेकिन सामान निकालने के बजाय ये दोनों वहीं एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी अचानक ह्योंग आ जाता है, जिससे दोनों होश में आ जाते हैं। इस समय युसंग को वहां देखकर ह्योंग हैरान हो जाता है, और जब युसंग बताता है कि वह ह्योजिन और बच्चे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ऐसा डोर लॉक लगा रहा है जिसे चोर भी नहीं तोड़ सके, तो ह्योंग की जलन साफ दिखती है। अब गुस्से में दोनों मिलकर उस डोर लॉक को बदलने लगते हैं, लेकिन पहले ह्योजिन और ह्योंग की नजदीकी देखकर युसंग भी बहुत जलता है। बाद में घर लौटते समय वह ह्योंग से कहता है, अगर ह्योजिन के साथ कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना, क्योंकि कल की घटना के बाद मुझे उसकी चिंता होने लगी है। लेकिन ह्योंग भी कह देता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पारिवारिक मामलों से दूर रहना ही बेहतर होगा। पहले युसंग कहता है, मैं ह्योजिन को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही किसी और को उन्हें चोट पहुंचाने दूंगा, और मुझे तुम्हारे पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए जब तक तुम अपने घर में शिफ्ट नहीं हो जाते ह्योजिन की जिंदगी में कोई परेशानी मत लाना। इतना कहकर युसंग अपने घर लौट जाता है। अगले दिन ह्यों अपने दोस्त किम को अपने पापा के बारे में बताता है। किम भी उसके पापा के बारे में जानकर हैरान हो जाता है। वह बातों बातों में कहता है कि ह्योजिन और हायुन को वह सच में परिवार मानने लगा है, इसलिए उसे डर लगता है कि कहीं उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। उधर उसके पापा ह्योजिन और हायुन से मिलते हैं। चाहुन अपने पोते हायुन को देखकर कहते हैं कि वह बिल्कुल व्यूजिन जैसा दिखता है। पापा कहते हैं कि पिछली बार जब मैंने ह्योन से मुलाकात की थी, उसने कहा था कि वह मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता, जबकि मैं उससे मिलकर उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर ह्योजिन समझाती है, सालों से उसने आपके लिए जो गुस्सा पाला है वह इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, इसलिए उसे समय दीजिए, वह जरूर आपको स्वीकार करेगा। पापा को भी उसकी बात सही लगती है। पहले पापा कहते हैं कि अगर कभी हायुन की देखभाल में मदद चाहिए हो तो बिना हिचकिचाए बताना। यह सुनकर ह्योजिन खुश हो जाती है। वह हायुन को लेकर घर आती है तो ह्योम भी स्टूडियो से लौट चुका होता है, और जब वह बताती है कि उसने अभी अभी उसके पापा से मुलाकात की है तो वह घबरा जाता है कि कहीं पापा ने उससे पैसे तो नहीं मांगे। तब वह बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर ह्योंग राहत महसूस करता है। वह पूछता है, जब मैं उस आदमी से मिलना नहीं चाहता था तो तुम उससे क्यों बात कर रही थी? तब ह्योजिन कहती है, वह तुम्हारे पापा हैं तो मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। यह सुनकर वह कहता है, अगर पापा होते तो इतने सालों तक मैं कहाँ हूँ यह क्यों नहीं पूछा। वूजिन और उस आदमी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही मुझे छोड़ दिया था। तब ह्योजिन किसी कारणवश वूजिन ने ऐसा किया होगा कहते हुए वूजिन का बचाव करती है, तो वह कहता है, क्या कोई भी अच्छा कारण अपने ही भाई को छोड़ने का हो सकता है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसके बदले में मेरे अपने पिता और ताई ने मुझे छोड़ दिया? और वूजिन ने जब मुझे आश्रम के बाहर चिप लेने आने का वादा करके छोड़ दिया था, तब भी मुझे पता था कि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर भी खुद से जिद करके मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। यह सुनकर ह्योजिन के पास बोलने के लिए अब शब्द नहीं बचते, और वह आगे कहती है, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कम से कम मुझे लगा था कि तुम तो मेरी साइड में हो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। इन दिनों पापा ह्योंग के करीब आने की आस में अपने पड़ोसियों के साथ समय बिताने लगे हैं, लेकिन ह्योंग पापा को देखकर भी अनदेखा कर देता है। आज देर रात तक भी ह्योजिन ऑफिस से नहीं लौटी तो ह्योंग को उनकी चिंता होने लगती है। ऊपर से उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं की थी। तब हम देखते हैं कि आज भी युसंग उन्हें घर छोड़ने आया है, और जब वह नहीं मानी तो अब ह्योंग और हायुन भी उन्हें लेने आ जाते हैं। इसलिए वह कार से उतरती है और ह्योंग के उन्हें छोड़ने पर युसंग को धन्यवाद कहती हैं। तो युसंग साफ कह देता है, इस बार तुम्हें मुझसे आभार जताने की जरूरत नहीं है। अब जब वे घर की ओर बढ़ते हैं, अचानक युसंग कहता है, ह्योजिन, क्लो मार्केट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद चलो डेट पर चलते हैं। यह सुनकर ह्योजिन कुछ जवाब ही नहीं दे पाती, लेकिन ह्योंग का दिल जल उठता है। बाद में वह उनसे पूछता है, क्या अब भी तुम युसंग को पसंद करती हो? हैरान होकर वह पूछती है कि उसने ऐसा सवाल क्यों किया, तो वह कहता है, कहीं तुम मेरे फीलिंग्स के बारे में भूल तो नहीं गई? अब ह्योजिन सच में असमंजस में पड़ जाती है कि क्या कहे। शुक्र है उसी वक्त हायुन के रोने से वह उसे जवाब न देने का बहाना पा जाती है। लेकिन आज की रात ह्योंग और युसंग के बारे में सोचते हुए ही बीतती है। आज वीकेंड के दिन ह्योंग को एक विदेशी मॉडल का फोटोशूट करना है, और ह्योजिन को भी ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस से कोरियन फूड का फीडबैक लेना है। इसलिए ह्योंग उसे भी अपने सेट पर चलने को कहता है, ताकि वह विदेशी मॉडल्स को कोरियन फूड खिलाकर उनका फीडबैक ले सके। ह्योजिन भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर दोनों चले गए तो हायुन को कौन संभालेगा।
क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और पड़ोसियों के अपने अपने प्लान हैं। पड़ोसी भाई मिस्टर बे भी अपनी माँ के साथ हाइकिंग पर गए हैं, इसलिए वे कहते हैं कि हयून के दादा को बुला लो, वे जरूर हयून को देख लेंगे। अब कोई और उपाय न देखकर ह्यूजिन ह्यूंग के पापा से मदद मांगती है और पापा भी खुशी खुशी पोती को संभालने आ जाते हैं। और जब ह्यूंग अपने पापा को हायून पर प्यार बरसाते देखता है तो वह भी कुछ देर के लिए ठिठक जाता है। खैर, अब वे दोनों सेट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ ह्यूंग फोटोशूट की तैयारी कर रहा है तो दूसरी ओर ह्यूजिन ने फूड स्टॉल लगा ली है। कुछ देर में फोटोशूट खत्म हो जाता है और ह्यूजिन जब उन मॉडल्स से बात करती है तो वे भी खुशी खुशी कोरियन फूड ट्राई करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आता है और ह्यूजिन उनका फीडबैक लेती है। अब बैकअप के दौरान अचानक आसमान काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तब ह्यूंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा ले जाता है। वे दोनों एक जगह जाकर छुपते हैं और शायद ह्यूजिन की वजह से ही अब उसे बारिश अच्छी लगने लगी है। पहले गलती से दोनों के हाथ छू जाते हैं तो उनके मन में गुदगुदी सी होने लगती है। वह कहता है, जब तुम साथ होती हो तो मुझे यह बारिश परेशान करने के बजाय अच्छी लगती है। इसलिए ह्यूजिन, जब भी तुम डाउन फील करो तो मुझे बताना। भले ही मैं तुम्हारी छतरी न बन सकूं, लेकिन जब तक दुख के काले बादल तुम पर मंडराते रहेंगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर वह कहती है, मैं भी हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगी। यहाँ दोनों वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगले दिन ह्यूजिन कल इकट्ठा किए गए फीडबैक के आधार पर अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो इतनी अच्छी होती है कि यू संग पूरी टीम के सामने उसकी तारीफ करता है। घर में ह्यूंग भी जब उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ सुनता है तो बहुत खुश होता है। वह तो शाम को सेलिब्रेशन के लिए केक भी खरीद लाता है। इधर ह्यूजिन ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल ही रही होती है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। आज वह छतरी भी नहीं लाई थी। तभी अचानक यूसंग आकर उसे अपनी छतरी से कवर करता है और उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है। वह कहता है, आई लाइक यू ह्यूजिन। उसके इस लव कन्फेशन से ह्यूजिन हैरान रह जाती है। वह आगे कहता है, मेरे दिल में पिछले 7 सालों से सिर्फ तुम हो और अब मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। यह सुनकर ह्यूजिन कुछ बोल ही नहीं पाती। घर में सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर चुके हयून और ह्यूंग ह्यूजिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह नहीं आती ह्यूंग उसे कॉल करता है, लेकिन वह तो डिनर पर ही है। वह पूछता है, क्या तुम यूसंग के साथ हो? वह हाँ में जवाब देती है तो ह्यूंग बहुत दुखी हो जाता है। अब यहाँ यूसंग उसे कहता है, मैं तुम पर अपनी गर्लफ्रेंड बनने का दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन प्लीज मेरे कन्फेशन के बारे में अच्छे से सोचकर जवाब देना। मैंने 7 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है, इसलिए कुछ दिन या हफ्ता और इंतजार करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। उसे चुप देखकर वह फिर कहता है, अगर तुम श्योर नहीं हो तो मुझे सिर्फ 3 डेट्स दे दो, अपने कलीग या कॉलेज फ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक मर्द के तौर पर, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। यह सुनकर वह उसे एक मौका देने को तैयार हो जाती है। बाद में विदा होते वक्त यूसंग बताता है कि वह इसी वीकेंड उसके साथ पहली डेट पर जाना चाहता है और ना कह पाने के कारण वह भी हाँ कह देती है। अब जब वह घर आती है तो ह्यूंग और हायून सो चुके होते हैं। यहाँ वह यूसंग के लव कन्फेशन के बारे में सोचकर दुखी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूजिन अभी अभी काम से लौटी है, लेकिन अब भी जलन में ह्यूंग फट से पूछ लेता है, कल रात डिनर में तुमने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? यह सुनकर ह्यूजिन समझ जाती है कि वह उससे नाराज है। फिर फ्रिज में केक देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ही कल उसने केक लाया था। इसलिए ह्यूजिन कहती है कि अगर कल उसने यह सब बताया होता तो वह जल्दी घर आ जाती। और जब उसे पता चलता है कि चॉकलेट केक उसका फेवरेट है तो ह्यूंग बहुत खुश होता है और देर से ही सही आखिरकार वह उसे बधाई देता है। अब वह अपनी नजरें उसके खाए जा रहे नूडल्स पर गड़ा देती है और एक बाइट कहकर खाई हुई कटोरी पूरी खत्म कर देती है। अगले दिन ह्यूजिन लेट हो जाती है, इसलिए हायून को डे केयर से मिस्टर बे ने हायून को डे केयर से पिकअप कर लिया था, लेकिन मिस्टर बे के घर में अपने पापा को देखकर तो ह्यूंग हैरान रह जाता है। और तभी मिस्टर बेकी की माँ अपने पति को बताती हैं कि उन्होंने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। इन दिनों हायून अपने दादा के बहुत करीब हो गई है। यह देखकर योंग को कहीं ना कहीं खुशी हो रही है कि भले ही वह अच्छे पिता नहीं बन सके, लेकिन वह अच्छे दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हायून को ले जाने का समय आता है तो दादा उसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ड्रिंक देते हैं। अब योंग सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में उसके पिता बदल गए हैं। आज जब ह्यूजिन ऑफिस से घर आती है तो वहाँ एक महिला होती है जिसे ह्यूजिन बताती है कि वह इंश्योरेंस कंपनी से आई है। वहाँ वह महिला बताती है कि हाना और ह्यूजिन की डेथ इंश्योरेंस मनी 100 मिलियन वॉन है और चूंकि हायून की लीगल गार्जियन ह्यूजिन है इसीलिए उसे ही यह क्लेम करना होगा। फिर वह एजेंट इंश्योरेंस मनी क्लेम करने की सारी जानकारी समझाकर चली जाती है, लेकिन ह्यूजिन को अपनी दीदी हाना की याद आ जाती है। शायद इसी वजह से वह बहुत भावुक हो जाती है। बाहर आकर वह दीदी की तस्वीर देखकर रो रही होती है। तभी योंग चुपचाप वहां आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वह रो रही है। वह कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तब योंग समझाता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हाना को और ज्यादा मिस करोगी और तुम्हें उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए कंट्रोल करने के बजाय रोकर अपना मन हल्का कर लो। यह सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है। वह कहती है, आज जब मुझे डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में पता चला तो मैंने खुद को और भी क्रूर महसूस किया। तब योंग उसे गले लगाकर सांत्वना देता है,
अब हमें वीकेंड का दिन दिखाया जाता है। जैसा कि पहले प्लान किया था, यू संग आज उसे डेट पर ले आया है। वे लोग शहर से थोड़ा दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आते हैं जहां दोनों खूब एंजॉय करते हैं और दिन इसी तरह बीत जाता है। अगले दिन ऑफिस में उसे सियोन के जरिए पता चलता है कि वह जल्द ही बीएस फूड की परमानेंट एम्प्लॉय बनने वाली है। यह सुनकर ह्योजन को यकीन ही नहीं होता, लेकिन सियोन उसे विश्वास दिलाती है कि यह खबर सच है। अब ह्योजन बहुत खुश हो जाती है और ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट का फाइनल पैकेज डिजाइन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसी पर चर्चा करने के लिए वह बीएस फूड में आती है, जहां उसे सियोन से पता चलता है कि ह्योजन जल्द ही परमानेंट एम्प्लॉय बनने वाली है। ये सुनकर योंग भी उसके लिए बहुत खुश होता है और अब यहीं से वे लोग पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट की ओर निकलते हैं, क्योंकि हायुन तो पड़ोसी भाई मिस्टर बेकी घर पर है, जहां उसकी देखभाल के लिए दादा भी मौजूद हैं। इसलिए निश्चिंत होकर ह्योजन और ह्योंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं टिकते और ज्यादा खाने की वजह से ह्योजन को एसिडिटी हो जाती है। तब ह्योंग उसके हाथों में स्पेशल मसाज कर देता है और उस पल वह पूरी तरह उसमें खो जाती है। तभी अचानक ह्योंग को मिस्टर बेकी का फोन आते ही वे तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हायुन के हाथों में चकत्ते आ गए हैं, जिन्हें देखकर पड़ोसी घबरा गए हैं। अभी अभी दुकान से लौटे ह्योंग के पापा भी उन चकत्तों को आखिरकार देख लेते हैं और जब वे पूछते हैं कि क्या हायुन ने स्ट्रॉबेरी खाई थी, तो मिसेस ली कहती हैं, खाया तो नहीं था, लेकिन स्ट्रॉबेरी को छुआ जरूर था। यह सुनकर पापा कहते हैं, तो इसका मतलब हायुन को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे यूजिन को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। थोड़ी देर बाद ह्योंग और ह्योजन भी आ जाते हैं और इन्हें भी आखिरकार पता चलता है कि हायुन को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। फिर बेकी की माँ कहती हैं, हायुन के दादा ने उसका बहुत ध्यान रखा, इसलिए अब वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर ह्योजन ह्योंग के पापा के प्रति आभार व्यक्त करती हैं, लेकिन ह्योंग चाहकर भी पापा से कुछ कह नहीं पाता, फिर भी वह भी उतना ही आभारी है। बाद में वह दरवाजे के बाहर पड़ा वॉलेट देखता है, जिसमें उजिन और अपने छोटे भाई की तस्वीर देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह वॉलेट पापा का है। वह तुरंत पापा को वॉलेट लौटाने जाता है, जहाँ वह पूछता है कि आपने वह तस्वीर अब तक क्यों संभाल कर रखी है। फिर पापा कहते हैं, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, इस तस्वीर को देखकर मुझे ताकत मिलती है। पहले वह पापा के प्रति की गई मदद के लिए भी आभार व्यक्त करता है। हमें समझ आता है कि उसका मन धीरे धीरे पापा के प्रति बदल रहा है और पापा कहते हैं कि जब भी मदद चाहिए हो, बिना हिचकिचाए कॉल करना। यह सुनकर ह्योंग कहीं न कहीं भावुक हो जाता है। घर आने के बाद भी वह पापा के बारे में ही सोचता रहता है। तभी ह्योजन उसके लिए दूध लेकर आती है, क्योंकि गर्म दूध पीने से नींद आ जाती है, लेकिन ह्योंग कहता है कि आज उसे गर्म दूध पीकर भी नींद नहीं आएगी, इसीलिए ह्योजन पूरी रात उसके साथ बातें करके उसे साथ देती है। एक शाम ह्योजन ह्योंग के पापा को डिनर पर बुलाती है, ताकि बाप बेटे के बीच की दूरियां कम हो सकें। पहले वह चाहती है कि बाप बेटा बात करें, इसलिए हायुन को लेकर कमरे में आती है। यहाँ ह्योंग पापा से पूछता है, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? पापा कहते हैं, पैसे के लेन देन के कारण मुझे इस तरह भागना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें और उजिन को बहुत मिस किया, इसलिए मैं घर भी लौटा था। लेकिन तब तक तुम अनाथालय जा चुके थे और उजिन ने कहा था, मेरे जैसे अयोग्य पापा तुम्हें नहीं चाहिए, इसलिए कभी भी तुम्हें मिलने की हिम्मत नहीं हुई। तब ह्योंग बताता है कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा था। पापा आगे कहते हैं, उसके बाद उजिन भी कहने लगा कि उसे ऐसी बोझिल फैमिली नहीं चाहिए और वह अपने तरीके से जीने लगा, और पापा ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे, इसलिए ही वह ह्योंग को ढूंढते हुए आए हैं, ताकि इस बार वह उसका अच्छा पापा बन सके। सब कुछ सुनने के बाद ह्योंग को पछतावा होता है कि इतने सालों तक उसने बेकार में पापा से नफरत की। यहाँ वह पापा पर भरोसा करके दरवाजे का पासकोड बता देता है, ताकि वह जब चाहे हायुन से मिल सके, और बेटे को वापस पाकर पापा भी बहुत खुश हैं। बाप बेटे की सारी बातें ह्योजन ने भी सुन ली थीं, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि उजिन ने अपनी फैमिली को छोड़ा था, क्योंकि जब भी ह्योजन का हाना से झगड़ा होता, उजिन ही उन्हें सही गलत समझाता था। खैर, अगले दिन ह्योजन इंश्योरेंस ऑफिस में हाना और उजिन की डेथ इंश्योरेंस मनी क्लेम करने के लिए पेपर वर्क करने जाती हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट पूछती हैं, क्या हायुन का कोई और लीगल गार्जियन भी है? यह सुनकर ह्योजन हैरान हो जाती हैं और बताती हैं कि एक मिडिल एज्ड आदमी है, जो कॉल करके इंश्योरेंस मनी क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में पूछता था। उसने अपनी पहचान तो नहीं बताई थी, लेकिन खुद को हायुन का गार्जियन बताया था। मिडिल एज्ड आदमी सुनकर एक पल के लिए ह्योजन को ह्यो के पापा पर शक होता है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि ऐसा सोचना गलत है। अब जब वह घर आती हैं तो हायुन को उसका आजुमा लेकर आती है। वहाँ वह उजिन और हाना के कमरे को बिखरा हुआ देखती है, जिसे ह्योजन को फिर से शक होता है। जब वह इंश्योरेंस की बात करने लगती है, तभी ह्योंग आ जाता है और वह टॉपिक बदल देती है। अगले दिन हायुन को डे केयर छोड़कर दोनों काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आते हैं, जहाँ ह्योजन को शक होता है कि कहीं वह गैस बंद करना भूल तो नहीं गई। वह ह्योंग से कहती हैं कि वह जाए और खुद तुरंत घर लौट जाती है, और ह्योंग भी उनके पीछे आता है। ह्योजन घर आती हैं तो गैस बंद थी, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगती है, अचानक उजिन और हाना के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। वह डरते डरते उस कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो अंदर ह्योंग के पापा उन्हें अटैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह हमला नहीं करते। पूरा कमरा बिखरा हुआ था और जब ह्योजन पूछती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो वह कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके हाथ में उजिन की आईडी स्टैम्प का बॉक्स देखकर ह्योजन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ह्योंग के पापा बेटे के प्यार से नहीं, बल्कि पैसों के लालच में यहाँ आए हैं।
इसका मतलब हायुन का फेक गार्जियन बनकर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने वाले पापा ही थे और शर्म बचाते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही कॉल किया था और वह इंश्योरेंस मनी मुझे भी मिलनी चाहिए क्योंकि उजिन को मैंने अपने पैसों से पाला था। ह्योजन कहती हैं, और हायुन का क्या, वो तो उजिन का बेटा है, आपका ही खून है। ये सुनकर पापा पैसे को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन ह्योजन तुरंत ही पापा को वहां से जाने के लिए कहती हैं और उनके हाथ से उजिन की आईडी स्टैम्प भी छीन लेती हैं। अब जब ह्योजन स्टैम्प लेकर भागने की कोशिश करती है, पापा उन पर हमला कर देते हैं और जब वह ह्योजन के सिर पर वार करने ही वाले होते हैं तभी समय पर ह्योंग आकर ह्योजन की रक्षा करता है। पहले ह्योंग उनके हाथ में चोट देखकर गुस्से से पागल ही हो जाता है। अब सीन यहीं कट होकर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। ह्योंग के पापा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया है। बेचारा ह्योंग, जो मुश्किल से पापा पर भरोसा करने लगा था, आज पापा की हरकतों से पूरी तरह टूट गया है। जब वह वहां से निकलने लगता है, अचानक एक ऑफिसर उसे रोकते हैं। वह ऑफिसर मिन है और उजिन उनके सहयोगी थे। ह्योंग और ऑफिसर मिन एक कैफे में बात करने आते हैं, जहां ह्योंग को पता चलता है कि इतने सालों तक पापा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के कारण जेल में थे और उन्हें जेल में उजिन ने ही पहुंचाया था। वह भी पापा द्वारा ठगे गए एक एक आदमी को ढूंढकर। अब हमें 7 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब उजिन ने मिन को बताया था कि वह अपने ही पापा को जेल में डालने के लिए इतना बेताब क्यों है। उजिन ने कहा था कि पापा का बिजनेस फेल होने के बाद वह हर वक्त शराब पीने लगे थे और शराब पीकर उजिन को पीटना उनकी दिनचर्या बन गई थी। छोटा उजिन भी चुपचाप पापा की यातना सहता रहता था, लेकिन एक दिन जब पापा ने ह्योंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तब उजिन को आखिरकार एहसास हुआ कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उस समय उजिन ने अपनी योजना के अनुसार ही ह्योंग को सुरक्षित रखने के लिए अनाथालय में छोड़ा था और उसके बाद ही पुलिस में अपने पापा की शिकायत की थी, लेकिन पापा जेल से जल्दी ही छूट जाते थे, यह कहकर कि उन्होंने अपने बेटे को पीटकर अनुशासन सिखाया है। लेकिन जेल से छूटने के बाद पापा और भी बुरी तरह उजिन को पीटते थे, इसलिए उजिन कभी भी ह्योंग को लेने अनाथालय नहीं जा सका। कम से कम आश्रम में उसका भाई उस राक्षस जैसे बाप से सुरक्षित तो था। वहाँ मिन ने पूछा था, तुम भी तो तब बच्चे ही थे, फिर भी वह सारी यातना और दर्द अकेले क्यों सहा? तब उजिन ने कहा था, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ और ह्योंग की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। यह सब जानकर ह्योंग को जैसे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक उसने उजिन को गलत समझा था। मिन यहाँ उसे उन सब बातों के सबूत देते हैं और तस्वीरों में उजिन के सहन किए घाव देखकर उसका दिल भर आता है। ऑफिसर मिन कहते हैं, उजिन के एक्सीडेंट वाले दिन ही तुम्हारे पापा जेल से छूटे थे, इसलिए उजिन डर रहा था कि कहीं पापा तुम्हें न मिल जाए। बेचारा ह्योंग यहाँ अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। इधर अस्पताल में ह्योजन ह्योंग की ही चिंता में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने पापा की असलियत जानकर ह्यो टूट गया है। ह्योजन उसे कॉल भी करती है, लेकिन वह रिसीव नहीं करता। हम देखते हैं कि वह घर आ गया है और जब ह्योंग उजिन के कमरे में आता है, उजिन की तस्वीर देखकर उसे और भी अकेलापन महसूस होता है। अब वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलता है, जिसे खोलकर देखने पर उसमें उसकी तस्वीरें होती हैं। हमें पता चलता है कि ह्योंग को अनाथालय में छोड़ने के बाद भी पापा की मार से चलने में असमर्थ उजिन अनाथालय के बाहर से ह्योंग को देखता रहता था। भाई को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी, चाहे वह स्कूल में ह्योंग के फोटोग्राफी प्रतियोगिता जीतने की तस्वीर हो या कोई और। उजिन ने ह्योंग की जिंदगी का एक भी अहम पल मिस नहीं किया। यह जानकर ह्योंग अपने आंसू रोक नहीं पाता। यहाँ वह उजिन को याद करके खूब रोता है। कुछ देर बाद ह्योजन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आती है। यहाँ वह ह्योंग को सांत्वना देना चाहती है, लेकिन वह उनसे नजरें नहीं मिला पाता और बाहर निकल जाता है, क्योंकि अपने पापा की हरकतों से वह शर्मिंदा है। अब वह एक रेस्टोरेंट में जाकर शराब पीने लगता है, जहाँ उसका दोस्त किम उसे कंपनी देने आता है। ह्योंग कहता है कि एक्सीडेंट वाले दिन उजिन ने पापा के जेल से छूटने की खबर पाकर ही मुझे संपर्क किया था, और शायद उस दिन अगर मैंने उजिन की कॉल रिसीव कर ली होती और उससे मिल लिया होता तो उजिन और हाना का एक्सीडेंट नहीं होता। शायद वे आज भी जिंदा होते। इसी वजह से ह्योंग खुद को हर चीज़ का दोषी मानता है। वह कहता भी है, अगर मैं नहीं होता तो बचपन में उजिन की जिंदगी इतनी दुखद नहीं होती और शायद वह उस कार क्रैश में भी नहीं मरता। यह सुनकर किम उसे समझाता है कि ऐसा मत सोचो। फिर ह्योंग कहता है कि 7 साल पहले मैं उजिन की शादी में गया था, जहां मैंने उसके लिए दुखी जीवन की दुआ मांगी थी, लेकिन उस दिन मैंने उसके लिए सारी खुशियां क्यों नहीं मांगी। यहाँ ह्योंग बस ऐसी ही बातें करता रहता है। अगले दिन ऑफिस में आधिकारिक रूप से ह्योजन के बीएस फूड की स्थायी कर्मचारी बनने की घोषणा होती है, लेकिन ह्योंग की चिंता के कारण शायद वह उतनी खुश नहीं दिखती। तब उनकी टीममेट जश्न के लिए केक लेकर आती है और जब ह्योजन बताती हैं कि यह चॉकलेट केक उनका फेवरेट है, तो जो सोचता है, तुम और टीम लीडर युसुंग कॉलेज में बहुत क्लोज थे ना, क्योंकि यह चॉकलेट केक युसुंग ने तुम्हारी पसंदीदा बेकरी से लाइन में खड़े होकर लाया है। ये सुनकर ह्योजन थोड़ी असहज महसूस करती हैं और कुछ नहीं बोलती। इसी दौरान युसुंग को पता चलता है कि उनके हाथ में चोट लगी है। जब युसुंग चिंता जताता है तो ह्योजन कहती हैं कि यह बस छोटी सी चोट है और बात को टाल देती है। बाद में वह सियोन से मिलती है और अपने हाथ में चोट कैसे लगी यह सब बताती है। सियोन भी ह्योंग के दानव जैसे पिता के बारे में जानकर हैरान रह जाती है।
यहाँ ह्योजन बताती हैं कि वह खुद को दोषी महसूस कर रही है क्योंकि ह्यो को उसके पापा के पास धकेलने वाली वही थी। यह सुनकर सियोन उन्हें सुझाव देती है कि वह ह्यो के साथ बैठकर इस बारे में बात करें। इतना कहकर सियोन अपने केबिन की ओर जाती है। तभी युसुंग उनसे बात करना चाहता है। यहाँ युसुंग पूछता है कि ह्योजन के हाथ में चोट कैसे लगी, तो शुरू में सियोन बताने में हिचकिचाती है, लेकिन जब युसुंग कहता है कि उसे ह्योजन की बहुत चिंता है तब सियोन उसे सब कुछ बता देती है। शाम को जब ह्यो घर आता है तो ह्योजन ड्रिंक की तैयारी कर रही होती है ताकि आज उससे बात करके उसका दर्द थोड़ा कम कर सके। वह कहती हैं, तुम अपने पापा वाले हादसे के बाद काफी एडजस्टेड दिख रहे हो, इसलिए अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ, तुम अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हो, आखिर हम परिवार हैं। लेकिन ह्योंग का तो परिवार शब्द से ही विश्वास उठ चुका है। वह कहता है, पापा को परिवार मानकर उन पर भरोसा करने का ही नतीजा है ये सब। अगर मैंने शुरू से ही पापा पर भरोसा नहीं किया होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। सॉरी ह्योजन। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसके फोन पर युसुंग का कॉल आता है। अगले दिन जब ह्योजन उठती हैं तो ह्योंग घर पर नहीं होता और अब तो हायुन भी अपने ह्योंग अंकल को मिस करने लगी है। तभी युसुंग हायुन को खेलने देने के बहाने ह्योजन से मिलने आता है, जहां वह अपनी शानदार कुकिंग स्किल से ह्योजन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। बाद में वे हायुन को खेलने के लिए पार्क में जाते हैं, जहाँ इसी बहाने युसुंग और ह्योजन एक दूसरे के करीब आते हैं। पहले जब ह्योजन ने कहा था कि बच्चों को संभालने में युसुंग चैंपियन है तो वह कहता है, मेरे कई छोटे भाई बहन थे और आखिरकार आज मेरी बेबी सिटिंग स्किल काम आ गई। ये सुनकर ह्योजन हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तब युसुंग बताता है, मैं अनाथ था और जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझे गोद लिया गया था। ये सुनकर वह चौंक जाती है। यहाँ वह अपने अनाथालय के दिनों की यादें भी ह्योजन से साझा करता है। वह आगे कहता है, शुक्र है कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। इसलिए ह्योजन, मुझे न सिर्फ प्यार लेना आता है बल्कि देना भी आता है, वह भी दूसरों से बेहतर तरीके से। और ह्योजन, मैं तुम्हारा और हायुन का छाता बनकर कैसी भी आंधी तूफान से तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए एक बार मुझे मौका तो दो। लेकिन ह्योजन अभी कोई जवाब नहीं दे पाती। इधर ह्योंग अपने पापा से मिलने जेल आया है, लेकिन वह अब भी कल युसुंग की कही बातों को याद करके बेचैन है। असल में कल रात युसुंग का कॉल आने के बाद ह्योंग उससे मिलने गया था, जहाँ युसुंग ने कहा था, मुझे पता चल गया है कि ह्योजन के हाथ में कैसे चोट लगी, लेकिन तुमने खुद को उनका परिवार नहीं बताया। परिवार होकर उनकी रक्षा करने के बजाय तुमने उल्टा उन्हें खतरे में डाल दिया, वह भी एक बार नहीं कई बार। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम ह्योजन का परिवार बनकर उनकी जिंदगी में और परेशानी लाओ, इसलिए उनके घर से चले जाओ। पहले से ही खुद को दोषी मान रहा ह्योंग कल युसुंग की बात सुनकर और भी टूट गया है। अब वहाँ उसके पापा आते हैं और ह्योंग कहता है, इतनी सारी हरकतों के बाद भी आपको खुद को बाप कहने में शर्म नहीं आती। यहाँ पापा अब भी झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्योंग कह देता है, अब मेरा न तो कोई बाप है ना ही परिवार, इसलिए आगे से मुझे अपना ये चेहरा दिखाने की कोशिश भी मत करना होला, क्योंकि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आपने फिर से हायुन या ह्योजन के करीब जाने की कोशिश की तो मुझे खुद नहीं पता मैं आपके साथ क्या करूंगा। इतना कहकर वहां से निकल जाता है ह्योंग। हुजन की राख रखने की जगह पर पहुंचकर वह हुजन की तस्वीर से बात करता है। आई एम सॉरी हुजन, सच जानने में मुझे इतना समय लग गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि खुद से दूर रखकर तुम मेरी रक्षा कर रही थी। आखिरी समय तक भी तुम मुझे प्यार करती रही। आई एम सॉरी हुजन। आज जब ह्योंग डेकेयर में हायुन को लेने आता है तो अंकल को देखकर हायुन बहुत खुश हो जाता है। रात में वह हायुन को उसके अपने कमरे में सुलाता है और थोड़ी देर बाद ह्योजन भी घर आ जाती है। जब वह देखती है कि उसने बैग पैक किया है तो ह्योजन पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं अब अपने घर लौट रहा हूँ। यह सुनकर वह निराश हो जाती है। वह आगे कहता है, कुछ हफ्ते पहले ही मेरे घर की मरम्मत पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लिए मैंने झूठ बोला। ह्योजन सोचती है, तो क्या तुम अपने डैड वाली घटना की वजह से जाना चाह रहे हो? वह कहता है, ऐसा नहीं है, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 महीने का था, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। वह फिर भी उसे समझाती है, मुझे पता है जो कुछ हुआ उसकी वजह से बुरा महसूस करके तुमने ये फैसला लिया है, लेकिन जो भी हो हम परिवार हैं, हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन ह्योंग कहता है, मैं बिना परिवार के पला बड़ा इंसान हूँ। मैंने पूरी जिंदगी किसी का प्यार नहीं पाया, इसलिए कभी नोटिस भी नहीं किया कि मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता था। और मुझ जैसा प्यार लेना और देना न जानने वाला इंसान किसी का परिवार कैसे बन सकता है? ईमानदारी से कहूँ तो मेरी जिंदगी पहले से ही इतनी कठिन है कि मैं हायुन और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। वह फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, मुझ पर कोशिश मत करो क्योंकि इससे तुम खुद ही आहत और निराश हो जाओगी, इसलिए अब मुझे मत रोको। इतना कहकर ह्योंग अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है और वह रोती रहती है। ह्योंग अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका है और गलती से उसके सामान के साथ हायुन का एक मोजा भी आ गया है, जिसे देखकर उसे वह बात याद आती है जो उसने हायुन से कही थी। उसने कहा था, हायुन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे डैड और तुम्हारी आंटी भी मेरी वजह से आहत न हो जाएं। इसलिए हायुन मुझे जाना होगा, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें मिलने आऊंगा और हम ट्रिप पर भी जाएंगे, इसलिए कभी भी मत सोचना कि अंकल ने तुम्हें छोड़ दिया। और हायुन ने भी अंकल की बात समझते हुए हाँ में सिर हिलाया था।
अगला दिन आता है। ह्यो के न होने से आज उन्हें हर काम में और भी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अब उन्हें इसी मेहनत की आदत डालनी होगी। और आज ग्लो मार्केट की वेबसाइट पर नए फूड आइटम लॉन्च के लिए फोटोशूट होना है, इसलिए योसंग की पूरी टीम फोटोशूट के लिए लोकेशन की ओर जा रही है। पीछे की सीट पर 2 कर्मचारी सो रहे थे, तो इसी मौके का फायदा उठाकर योसंग कार चला रही ह्योजिन को चॉकलेट खिला देता है, जिसे पीछे से चोले देख लेती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इधर ह्योंग की टीम लोकेशन पर पहुंचकर फोटोशूट की तैयारी कर चुकी है, जहां ह्योजिन और ह्योंग एक दूसरे को देखकर भी बात करने में काफी अजीब महसूस करते हैं। तभी ह्योंजो और उसकी सहयोगी की फुसफुसाहट सुनता है कि ह्योजिन और योसंग 100% डेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले कार में योसंग ने ह्योजिन को कैंडी खिलाई थी। उनकी फुसफुसाहट सुनकर बेचारा ह्योंग बहुत उदास हो जाता है। अब शूट के दौरान ह्योजिन पर वह सीढ़ी गिरने वाली होती है, तो ह्योंग तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन उससे पहले योसंग उसे बचा लेता है। अब योसंग उसे वहां से ले जाता है और ह्योंग कुछ भी नहीं कर पाता। शाम को फोटोशूट खत्म कर ह्योंग घर लौटते समय भी पूरे रास्ते वह योसंग और ह्योजिन के बारे में ही सोचता रहता है। फिर एक दिन हायुन के डेकेयर सेंटर में एनुअल शो होता है, इसलिए ह्योजिन उसे छोटा सा हनी बी बनाकर लाती है। हर छात्र के साथ उसका पूरा परिवार आया है, जिसे देखकर ह्योजिन उदास हो जाती है कि हायुन जरूर अपने अंकल को मिस कर रहा होगा, लेकिन उसने ह्योंग को इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया था। और अब अचानक योसंग आकर हायुन के अंकल की कमी पूरी कर देता है, जिससे ह्योजिन खुश हो जाती है। पहले वह पूछती है कि तुम्हें एनुअल शो के बारे में कैसे पता चला, तो योसंग के जवाब देने से पहले ही टीचर आकर उन्हें अंदर बुला लेती है। एनुअल शो के बारे में पता चलने पर ह्यो भी वापस हॉल में आ जाता है, लेकिन आगे ह्योजिन और योसंग को एक साथ देखकर वह उदास होकर अपना गुलदस्ता वहीं छोड़कर चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसके जाने को योसंग देख लेता है, लेकिन फिर भी योसंग उसके बारे में ह्योजिन को कुछ नहीं बताता और छोटा हायुन तो स्टेज पर अब धमाल ही मचा देता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वे डिनर पर भी जाते हैं, जहां ह्योजिन फिर से पूछती है कि तुम्हें एनुअल शो के बारे में कैसे पता चला, तो वह कहता है कि सियोन ने बताया था। जो भी हो, उसकी वजह से आज हायुन को परिवार की कमी महसूस नहीं हुई, इसके लिए ह्योजिन उसका आभार व्यक्त करती है। लेकिन योसंग कहता है, मुझे थैंक यू कहकर तुम मुझसे दूरी मत बनाओ, मैं तो तुम्हारे करीब का इंसान बनना चाहता हूँ। यह सुनकर ह्योजिन सोच में पड़ जाती है कि क्या कहे। आजकल हायुन को डेकेयर से लेने का काम मिस्टर बे और उनकी माँ ने ये काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज माँ को अस्पताल ले जाना पड़ा, इसीलिए मिस्टर बे ह्योजिन को कॉल करते हैं। लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जब वह कॉल नहीं उठाती, तो मिस्टर बे ने ह्योंग को कॉल किया था, इसीलिए ह्योंग हायुन को लेने आया था। ह्योंग उसे लेकर दुकान पर जाता है, जहां वह हायुन के लिए एक स्टोरी बुक खरीदता है और फिर हायुन को अपने नए घर ले जाता है और हायुन को भी अंकल का नया घर बहुत पसंद आता है। यहाँ ह्योंग हायुन को वही स्टोरी बुक पढ़कर भी सुनाता है। शाम के समय जब ह्योजिन घर आ जाती है, तो ह्योंग उसे छोड़ने जाता है, जहाँ ह्योंग को अचानक अजीब सा महसूस होता है। अब वह दरवाजा खोलती है और वह बताता है कि इन दिनों वह फ्री है, इसलिए हायुन को खुद ही पिकअप कर लेगा, जिसके लिए ह्योजिन धन्यवाद देती है और कहती है कि हायुन को पिकअप करने के बाद मिस्टर बे के घर पर छोड़ देना ठीक रहेगा, जहां उसकी देखभाल मिस्टर बेकी की माँ उसे संभाल लेंगी। ऐसा सोचकर ह्योंग भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन इसके अलावा दोनों के बीच और कोई बातचीत नहीं होती। ह्योंग के इस घर से जाने के बाद आज पहली बार ह्योजिन उसी कमरे में रहती है, जहां उसने अपनी पसंदीदा लैंप छोड़ दी थी। वह खुद से बड़बड़ाती है। ह्योंग के जाने के बाद यहाँ पहले से ज्यादा धूप आती है। उधर ह्योंग अपने घर पहुँचता है, लेकिन यह खाली घर उसे बहुत अकेला महसूस कराता है। अगले दिन ग्लो मार्केट वेबसाइट पर 2 घंटे पहले ही लॉन्च हुआ फूड आइटम सोल्ड आउट हो गया है। यह जानकर ह्योजिन की पूरी टीम बहुत खुश होती है और योसंग एक और खुशखबरी देता है कि ग्लो मार्केट ऑफर के साथ वे एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने पर बीएस फूड की इन हाउस मैगजीन में छापने के लिए योसंग ह्योंग और ह्योजिन का इंटरव्यू लेता है, और चूंकि ह्योजिन ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट की विजुअल डायरेक्टर है, उसे भी इस इंटरव्यू में शामिल किया जाता है। यहाँ उससे पूछा जाता है कि उसने फोटोग्राफी कैसे शुरू की थी, तो ह्योंग कहता है, अपने बड़े भाई की वजह से मैंने पहली बार कैमरा पकड़ा था। मेरी फोटोग्राफी यात्रा वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि अब कभी कैमरा नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाद में किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि अपने सपने से दूर रहकर मैं खुद को कितना बड़ा सजा दे रहा हूँ, और अगर वह नहीं होती तो शायद मैंने कभी कैमरा फिर से नहीं उठाया होता। ह्योजिन समझ जाती है कि वह उसी की बात कर रहा है। आज भी हायुन को ह्यो ने ही पिक किया था और मिस्टर बे के घर हायुन को छोड़ने आए, तो मिस्टर बे की माँ ने हायुन का डायपर लाने को कहा, इसलिए ह्योन डायपर लेने ह्योजिन के अपार्टमेंट जाता है और देखता है कि उसने दरवाजे का पासकोड बदल दिया है। बहुत समय बाद यहाँ आया है, इसलिए एक पल के लिए वह ठिठक जाता है, जैसे लंबे समय बाद घर लौटने की शांति को महसूस कर रहा हो। और शायद समय की कमी के कारण ह्योजिन ने पूरा घर अस्त व्यस्त छोड़ रखा था। अब जब ह्योजिन घर आती है तो ह्योन जा चुका होता है, लेकिन पूरा घर साफ सुथरा देखकर वह समझ जाती है कि यह सब ह्योन ने किया है। टेबल पर उसने एक नोट छोड़ा है, तुम्हारे लिए चावल बनाकर छोड़ दिए हैं। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन फिर भी समय पर खाना जरूर खा लेना।
यह पढ़कर खुश हुई ह्योजिन उन तीनों के साथ मिलकर खाना खाने के समय को याद करती है और उधर डिनर टेबल पर बैठा ह्योंग भी हायोन और ह्योजिन को ही याद कर रहा है, लेकिन कल्पना से बाहर आते ही उसका मन खाना खाने का नहीं करता। वह खुद से कहता है, आशा है ह्योजिन ने खाना स्किप न किया हो। अगले दिन वह दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहाँ किम उसे यह कांच वाली टेबल गिफ्ट करना चाहती है, लेकिन ह्योन साफ मना कर देता है क्योंकि हायोन के घर आने पर यह काफी असुरक्षित हो सकता है। फिर ह्योंग अपने लिए कपड़े खरीदना छोड़कर बच्चों के सेक्शन में हायोन के लिए शॉपिंग करने लगता है। यह देखकर उसके दोस्त भी समझ जाते हैं कि वह हायोन से कितना प्यार करता है। दोस्त उसके घर आकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो ह्योंग पहले अच्छे अच्छे सामानों से अपना घर सजाना पसंद करता था, अब उसके घर में जानवरों के नाम वाले पोस्टर और खिलौनों से घर भरा हुआ है। अगले दिन ह्योंग एक मीटिंग के लिए बीएस फूड में आता है, जहां उसकी मुलाकात ह्योजिन की सहयोगी जो से होती है। उसी समय ह्योंग को दोस्त का फोन आता है और फोन पर ह्योंग बताता है कि आज रात उसकी यूएस की फ्लाइट है, तो जो को लगता है कि ह्योंग हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रहा है। इधर ह्योजिन योसांग के साथ उहुर्के के एक अनाथालय में आई है। वहाँ के बच्चे योसांग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ह्योजिन को भी वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसकी नजर अनाथालय के बाहर बैठी एक बच्ची पर पड़ती है, जिसके बारे में अनाथालय की महिला बताती है कि वह बच्ची यहाँ नहीं है, वह अपने परिवार के साथ पली बड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ ने किसी समस्या के कारण उसे यहाँ छोड़ दिया था। जब ह्योजिन चिंता जताती है कि उस बच्ची ने अभी खाना भी नहीं खाया, तो महिला कहती है, परिवार में पले बड़े बच्चे जब अचानक अनाथालय आते हैं तो खाने के समय उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि परिवार के साथ खाने वालों को यहाँ का माहौल अलग लगता है। और जब वह सुनती है कि वह बच्ची अपनी माँ का इंतजार कर रही है, तो ह्योजिन को उसमें ह्योन नजर आता है। उसे एहसास होता है कि अनाथालय में ह्योंग का बचपन कितना कठिन रहा होगा। अब ऑफिस से उसे जो का फोन आता है, जो उसे एक फाइल के बारे में पूछने के लिए फोन करती है, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि ह्योंग हमेशा के लिए यूएस जा रहा है, वह भी आज रात की फ्लाइट से। यह सुनकर ह्योजिन बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब योसांग बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है, लेकिन ह्योजिन को जब पता चलता है कि ह्योंग यूएस जा रहा है, तो वह बिल्कुल मुरझाए हुए फूल जैसी हो जाती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो योसांग सबको अंदर भेज देता है और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें ह्योजिन को ह्योंग की याद दिला देती हैं और उसके कानों में उसकी आवाज गूंजती है, बारिश में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी छतरी न बन सकूं तो भी, जब तक तुम्हारे ऊपर मंडराता दुख का बादल बरसना बंद नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरकार उसे एहसास होता है कि ह्योंग के साथ होने पर उसे कितनी राहत मिलती है, और अगर वह 7 समंदर पार चला गया तो वह जी नहीं पाएगी, और यही प्यार है। यह समझते ही वह तुरंत जाने लगती है, लेकिन योसांग उसका हाथ पकड़ लेता है और वह कहती है, माफ करना, लेकिन मुझे जाना है। इतना कहकर वह उसका हाथ छुड़ाकर एयरपोर्ट की ओर भागती है और योसांग समझ जाता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद वह ह्योंग को ढूंढते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है। वह उसे ही कॉल कर रही होती है, लेकिन बार बार उसका फोन बिजी आता है। असल में ह्योंग भी एयरपोर्ट पर ही है और वह भी ह्योजिन को ही कॉल कर रहा है, इसलिए दोनों का फोन बिजी आ रहा है। बेचैन ह्योजिन बहुत घबराई हुई है, कहीं वह यूएस के लिए उड़ न गया हो, लेकिन तभी वह ह्योंग को सामने देख लेती है और तुरंत उसके पास जाकर कहती है, मत जाओ ह्योंग, और मुझे क्यों कुछ नहीं बताया, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर ह्योंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह बोल पड़ती है, मुझे तुम पसंद हो ह्योंग, और जैसे तुम मेरी चिंता करते हो वैसे ही मैं भी हर पल तुम्हें ही मिस करती हूँ। तुम्हारे बिना मुझे न सिर्फ घर बल्कि डिनर टेबल भी सूना लगता है। जब से तुमने घर छोड़ा है तब से ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। ह्यो फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बोलने ही नहीं देती और फिर कहती है, मैं हर बारिश में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ होने पर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ह्योंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर ह्योंग फिर कुछ कहने ही वाला था कि वह झट से उसके होठों पर किस कर देती है और अगली बार ह्योंग भी उसे किस करके उसके कंफ्यूजन का जवाब देता है। आखिरकार उसे बोलने का मौका मिलता है। वह कहता है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, वैसे भी क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। यह सुनकर वह आखिरकार मुस्कुरा देती है और यहाँ आकर पता चलता है कि अमेरिका जाने वाले तो मिस्टर पार्क थे, क्योंकि उनकी पत्नी एमी चू से उनका तलाक हो चुका था और ह्योंग तो मिस्टर पार्क को रोकने के लिए ही हमें एयरपोर्ट लेकर आया था, क्योंकि तलाक के बावजूद भी एमी और मिस्टर पार्क अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। और सच में यहाँ एमी ने बस एक बार कह दिया कि मत जाओ तो क्या होगा, मिस्टर पार्क तो वहीं पर अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और अपना सामान लेकर जब वह एयरपोर्ट से निकलते हैं तब ह्योजिन को आखिरकार पता चलता है। उन्हें गलतफहमी हुई थी कि ह्योन अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन जो भी हो, इस गलतफहमी की वजह से कम ह्योजिन ने अपना प्यार तो कबूल कर ही लिया। अब वे लोग घर लौटते हैं, जहां वह ह्योजिन का हाथ थामते हुए कहते हैं, थैंक यू, तुम एयरपोर्ट आकर मुझसे मिली, लेकिन अगर तुम नहीं आती तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आता। यह सुनकर ह्योजिन उन्हें झटका देती है, लेकिन तुम तो अपने नए घर में अकेले जिंदगी का मजा ले रहे थे ना। तब ह्योन कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें और हायोन को कितना मिस किया। घर का वह सन्नाटा मुझे इतना अकेला महसूस कराता था कि मैं हर पल तुम्हें ही याद करता रहता था। तुम्हारे दोनों के बिना घर भी घर जैसा नहीं लगता था मुझे, और अब तो शायद मैं हायोन और तुम्हारे बिना जी भी ना सकूं। तब ह्योजिन कहती हैं कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे।
फिर हायून को कमरे में सुलाने के बाद ह्योंग के मन में रोमांटिक ख्याल आता है, इसलिए ये दोनों रैम्योन खाते हुए क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अगले दिन ह्योजिन यूसुंग से मिलकर कल अचानक चले जाने के लिए माफ़ी मांगती हैं। यूसुंग सोचते हैं शायद कोई इमरजेंसी आ गई थी क्या, लेकिन वह कहती हैं मैंने भी तुम्हें पसंद किया था यूसुंग, लेकिन अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वह पूछता है क्या वह इंसान ह्योंग है। वह जवाब नहीं देती और वह समझ जाता है कि उसका अंदाजा सही था, इसीलिए वह कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से तुम ह्योंग को देखती थी उसे देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में कौन है। जो भी हो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, क्योंकि ह्योंग सच में हायून और तुम्हें अपनी फैमिली मानकर प्यार करता है और इसी वजह से भी मैं खुश हूँ। फिर वह यूसुंग से विदा लेकर जाने लगती है। तभी वह अचानक कहता है हायून के डे केयर शो के दिन ह्योंग भी आया था, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सका, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे लिए हार मानना नहीं चाहता था और मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहूंगा। यह सुनकर वह मुस्कुरा देती है और अब चाहे मुश्किल हो यूसुंग अब जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद ह्योजिन ह्योन से पूछती हैं हायून के डे केयर के एनुअल फंक्शन में तुम आए थे क्या। उस दिन को याद करके ह्योंग अब भी निराश होता है, तो वह कहती हैं अब तो मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो, फिर भी क्यों निराश होना। उसके मुंह से बॉयफ्रेंड सुनकर ह्योंग का मूड सिर्फ हल्का नहीं होता बल्कि खुशी से उसकी हड्डियां भी हंसने लगती हैं। वह और भी जोर से चिल्लाकर ह्योजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, जिसे पड़ोसी भी सुन लेते हैं। पड़ोसी भी इन दोनों के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन ह्योजिन शर्माकर अपने अपार्टमेंट की ओर भाग जाती है। अब घर आने के बाद जब लव बर्ड्स का रोमांस शुरू ही होने वाला था, तभी हायून आकर ऐसा मिसाइल छोड़ देती है कि नाक ही फूट जाए। शाम को जब ह्योंग अपने घर जाने लगता है, हायून उसे जाने से मना करते हुए दरवाजे पर बैठ जाती है। तब ह्योंग अंकल कहता है कि वह कल फिर आएगा और हायून को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हायून नहीं मानती तो ये दोनों उसे घुमाने ले जाने का फैसला करते हैं। घूमकर लौटते समय हायून सो चुकी होती है। यहाँ ह्योजिन कहती हैं जब तुम घर में होते हो हायून बहुत खुश रहती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्योंग फिर से साथ रहने का प्रस्ताव रखता है, जिसे ह्योजिन मना नहीं करती। अगले दिन ह्योंग अपना सामान लेकर इसी घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वह देखता है कि ह्योजिन के नाम पर सियोल फैमिली कोर्ट से एक लीगल नोटिस आया है, लेकिन ह्योंग उस लीगल नोटिस को नहीं पढ़ता। शाम को जब ह्योजिन थक कर घर आती हैं, तो ये काका भतीजी बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं। वह ह्योंग से कहती हैं तुम आने के बाद ही यह घर घर जैसा लगा है, वरना तुम्हारे बिना तो बहुत सूना लग रहा था। यह सुनकर ह्योंग अब कहता है कि वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब ह्योंग को अपना फ़ोन नहीं मिलता, तो वह ह्योजिन से कॉल करने को कहता है और वह भी फ़ोन तुरंत ढूंढ लेती है। लेकिन जब वह देखती हैं कि उसका नंबर उसने टेम्पररी शेल्टर के नाम से सेव किया है, तो ह्योजिन को गुस्सा आ जाता है। फिर जब ह्योंग देखना चाहता है कि उसका नंबर ह्योजिन के फ़ोन में किस नाम से सेव है, तो ह्योजिन अपना फ़ोन देने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसका नंबर टेम्पररी हेल्पर के नाम से सेव किया है। अब इसी नोक चौंक में दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जहां ह्योन धीरे धीरे उसे चूमने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हायून दर्शक बनकर देखने आ जाती है और उसे देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। इसके बाद ह्योजिन कहती हैं कि जब तक हायून नहीं सोती हमें सावधान रहना चाहिए, तो ह्यो कहता है तो इसका मतलब है कि जब हायून सो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये सुनकर ह्योजिन अभी से ही शर्माने लगती हैं। तभी उनकी नज़र फैमिली कोर्ट से आई लीगल नोटिस पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि ह्योजिन अब भी ऑफिशियली हायून की गार्जियन नहीं बनी है, और इस लेटर में ह्योजिन को समय पर डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ह्योजिन का इंटरव्यू लेकर तय किया जाएगा कि वह हायून की गार्जियन बनेंगी या नहीं। ये सब सोचकर वह नर्वस हो जाती हैं, तो ह्योंग समझाता है हम साबित करेंगे कि हायून को हमसे बेहतर कोई और नहीं पाल सकता। अगले दिन से ह्योंग गार्जियनशिप क्लेमिंग की सारी प्रक्रिया समझकर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लगता है। इधर ऑफिस में सेयुन ह्योजिन के ह्योंग को डेट करने की बात जानकर बिल्कुल शॉक्ड है। आखिर 24 घंटे ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे, लेकिन जो भी हो सेयुन अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत खुश है। अब रात में हायून को सुलाने के बाद ह्योंग ह्योजिन से और करीब आकर कहता है कि हायून बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम दोनों की आंखें एक ही तरह से चमकती हैं। यह सुनकर वह कहती हैं हायून की नाक तुम्हारी जैसी है और तुम और मैं भी एक जैसे दिखते हैं। कैसे पूछने पर वह अपने गालों पर पड़ने वाले डिंपल दिखाती हैं। वह आगे कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे रूप में परिवार मिला। इसके बाद ह्यो तुरंत इस वीकेंड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है, जिसे ह्योजिन भी मान जाती हैं। अब वीकेंड के दिन वे लोग बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं, जहां ह्यो बताता है कि आज वह बहुत खुश है। वह कहता है मेरी यह खुशी आज कैमरे में भी कैद करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अचानक ह्योजिन निराश हो जाती हैं, सोचती हैं कि अगर उन्हें हायून की गार्जियनशिप नहीं मिली तो क्या होगा। वह अपना यह डर ह्योंग से भी शेयर करती हैं और तब वह उसे यह 4 लीफ क्लोवर देते हुए कहता है अब तुम्हारे पास 4 लीफ क्लोवर है, इसलिए हायून की गार्जियनशिप तुम्हें जरूर मिलेगी।
ये सुनकर ह्योजिन पॉजिटिव हो जाती हैं। शाम को वे लोग मॉल में आते हैं, लेकिन हायुन को उन्होंने पहली बार ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लाया है और यहाँ पल भर के लिए ह्योजिन ने उसका हाथ छोड़ा ही था कि हायुन अचानक गायब हो जाती है। जब ह्यो पूछता है कि हायुन कहाँ है, ह्योजिन बताती है कि वह गायब हो गई है। यह सुनकर ह्यो भी घबरा जाता है। वे तुरंत हायुन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हायुन कहीं नहीं मिलती। अब वे दोनों मॉल के मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर हायुन के बारे में बताते हैं, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद भी हायुन नहीं मिलती, तो वे फिर से हायुन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन शुक्र है, मैनेजमेंट ऑफिस से कॉल आता है कि हायुन मिल गई है। वे मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचते हैं, वहां हायुन मिल जाती है और उसे सही सलामत देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। और यह महिला हीसन ने हायुन को पार्किंग में पाकर यहाँ लाकर दिया था, इसलिए ह्यो उनके प्रति आभारी होता है। वे लोग घर लौट आते हैं, लेकिन आज की घटना से ह्योजिन अब भी बहुत डरी हुई है, इसलिए ह्यो उसे गले लगाकर अब उस बारे में न सोचने को कहता है, बल्कि कल के दिन में हायुन की और भी अच्छी गार्जियन बनने की बात कहकर उसे समझाता है। अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। आज हायुन की गार्जियनशिप के लिए गार्जियन इंटरव्यू है, इसीलिए ह्यूम बाहर ही बैठता है और ह्योजिन इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है। वहाँ पता चलता है कि उनका इंटरव्यू लेने वाली चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वही हीसन है, जिन्होंने उस शाम हायुन के मिसिंग होने पर उसे पाया था। और यहाँ ह्योजिन द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि अपने काम में बहुत व्यस्त रहने वाली ह्योजिन के पास हायुन के लिए समय ही नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास हायुन को डे केयर से पिकअप करने का भी वक्त नहीं है। इसके बाद हीसन इंटरव्यू के लिए ह्यो को भी बुलाती है। डॉक्यूमेंट्स में ह्यो के डैड यानी हायुन के दादा का भी जिक्र है, जो अभी जेल में है। यहाँ शुरू में ह्यो अपने डैड को हायुन के पास भटकने भी नहीं देगा, ऐसा बताता है, लेकिन हीसन कहती हैं कि उसके डैड के जेल से छूटने के बाद इंश्योरेंस के कारण हायुन फिर से खतरे में पड़ सकती है, ऐसा पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद ह्योजिन कहती हैं, हम हायुन के परफेक्ट गार्जियन न भी हों, लेकिन हायुन के प्रति हमारा प्यार और जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी। तब हीसन पिछली बार उनकी निगरानी में भी हायुन के खो जाने की बात उठाती है और फिर से वह घटना दोहराई नहीं जा सकती, इसकी गारंटी भी तो नहीं है। यह सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं और वह इसी नतीजे पर पहुंचती हैं कि वे दोनों हायुन के गार्जियन बनने के काबिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी फाइनल फैसला कोर्ट के जज को लेना है, इसलिए हीसन उन्हें एक मौका देते हुए कहती हैं, मैं आपके घर आकर करीब से देखूंगी कि आप बच्चे का ध्यान कैसे रखते हैं। यह सुनकर ह्योजिन काफ़ी पॉजिटिव हो जाती हैं। अब हमें चाइल्ड केयर ऑफिसर हीसन के होम विजिट के दिन को दिखाया जाता है। वह दोपहर में आने वाली है, लेकिन ह्योजिन सुबह से ही घर की सफाई कर रही है, क्योंकि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ह्यून का आज भी शूट है, इसलिए वह काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद ह्योजिन को पता चलता है कि हायुन को हल्का बुखार है। वह तुरंत दवा देती है, लेकिन दवा खत्म हो चुकी होती है और चाइल्ड केयर ऑफिसर के होम विजिट का समय भी हो गया है, इसलिए ह्योजिन हायुन को अस्पताल भी नहीं ले जा सकती, इसलिए वह बाकी डिब्बों में दवा ढूंढने लगती है। ठीक उसी वक्त हायुन दरवाजा खुला देखकर बाहर निकल जाती है। ह्योजिन को इसका पता तब चलता है जब हायुन गिरकर चोट लगने के बाद रोती है। घबराकर वह बाहर आती है तो हायुन चाइल्ड केयर ऑफिसर हीसन की गोद में होती है। उसके चेहरे पर चोट देखकर ह्योजिन तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की बात कहती है, लेकिन हीसन कहती हैं, तुम्हारी वजह से हायुन को चोट लगी है। ह्योजिन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बात सुने बिना ऑफिसर हीसन कहती हैं, बच्चे के प्रति गैर जिम्मेदार होना भी एब्यूज ही है। अब वहाँ मिस्टर बे और उनकी माँ भी पहुँच जाते हैं। हीसन की सारी बातें सुनकर वे भी कहते हैं कि ह्योजिन कभी हायुन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन उनकी बात सुने बिना हीसन अब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर कहती हैं कि यहाँ हायुन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हम उसे लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर ह्योजिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, यहाँ तक कि पड़ोसी भी यह सब गलतफहमी है समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ऑफिसर कहती हैं कि हम सिर्फ बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया कि बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है तो हायुन आपको ही लौटा दी जाएगी। इतना कहकर वे हायुन को लेकर चले जाते हैं और ह्योजिन यहाँ खूब रोती हैं। शाम को जब ह्योंग आता है तो पड़ोसी उसे सब कुछ बता देते हैं। वह तुरंत चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस पहुँचता है, क्योंकि ह्योजिन वहीं होती है। उसे देखते ही ह्योंग पूछता है, तुम ठीक तो हो? रोते हुए वह कहती है, यह सब मेरी गलती है, अगर मैं लापरवाह न होती तो आज यह सब नहीं होता। मैं हायुन की गार्जियन बनने की हकदार नहीं हूँ। कहते हुए वह फूट फूट कर रोती है और ह्योंग उसे अपने गले से लगा लेता है। अगले दिन ह्योजिन का चेहरा देखकर ही हम कह सकते हैं कि वह पूरी रात हायुन की याद में रोती रही है। यहाँ मिस्टर बेले जब हायुन के बारे में पूछते हैं तो वह कहती हैं, हायुन फोस्टर फैमिली के साथ है, लेकिन अब हायुन हमें मिलेगा या नहीं यह तो सिर्फ जांच के बाद ही पता चलेगा। अब मिस्टर बेकी की माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं और तब ह्योजिन कहती हैं, हायुन को कितना मुश्किल हो रहा होगा, उसे तो पता भी नहीं कि अचानक उसे क्यों ले जाया गया। सच में मैं उसकी अभिभावक बनने के लायक नहीं हूँ, चाहकर भी मैं उसका परिवार नहीं बन सकी। पहले मिस्टर बेकी की माँ कहती हैं, तुम्हें पता है मिस्टर बे मेरे बेटे नहीं बल्कि जॉइंट हैं। यह सुनकर ह्योजिन हैरान रह जाती हैं। माँ आगे कहती हैं, मेरी बेटी यानी कि मिस्टर बेकी की पत्नी जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई, तो मैं तो जीना ही भूल गई थी। लेकिन एक दिन अचानक मिस्टर
बे बकरी और पोटली लेकर यहाँ मेरे पास रहने आ गए। मैंने उन्हें बहुत डांटा और यहाँ से जाने को कहा, लेकिन वे कभी माने नहीं। उल्टा वे मुझे बेकार के जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश करते थे। फिर एक दिन मैंने पूछा, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा था, जब तक आप जिंदा हैं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उसी दिन से मिस्टर बे उनके परिवार बन गए थे। माँ कहती हैं, और ह्योजिन, तुम तो पहले ही हायुन की फैमिली बन चुकी हो, क्योंकि हायुन और तुम्हारे बीच एक खास रिश्ता बन गया है। इसलिए हायुन की नज़र में अब तुम ही उसकी माँ और परिवार हो, और तुमने भी बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम पर गर्व है। माँ की ये बातें सुनकर ह्योजिन को बहुत हिम्मत मिलती है। अब वह और ह्यून चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस में हायुन के लिए कुछ सामान छोड़ने आते हैं। ह्योजिन कहती हैं, कल हायुन को हल्का बुखार था, इसलिए ये दवा उसे दे देना। और हायुन के लिए वह उसका पसंदीदा खिलौना भी लाई थी। ह्यूम भी कहते हैं कि हायुन को 9 बजे से पहले सुला देना चाहिए, वरना उसके बाद उसे सोने में दिक्कत होती है। और कभी कभी वह अपने पापा को याद करके रोती है, तो उसे गोद में लेकर थपथपाओगे तो वह बेहतर महसूस करेगी। मुझे पता है कि आप लोग हायुन को अस्थायी रूप से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कृपया हमारे हायुन का अच्छे से ख्याल रखना। यह सब सुनकर उस महिला को भी एहसास होता है कि ये दोनों हायुन से कितना प्यार करते हैं। घर लौटने के बाद ह्योंग ह्योजिन को पूरा खाना परोसते हैं, क्योंकि कल से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। यहाँ वह उसे समझाते भी हैं, हायुन के लिए तुमसे बेहतर अभिभावक कोई नहीं हो सकता, और अब मैं भी हायुन के बिना नहीं रह सकता, और हम उसका परिवार हैं, इसीलिए किसी भी हालत में हम उसे वापस ले आएंगे। उधर हायुन भी अपने अंकल आंटी को याद करके शायद बहुत रो रही है, जिसके बारे में चाइल्ड केयर ऑफिसर हीसन को भी पता चलता है। और उस कर्मचारी का कहना है कि हायुन को उसके अंकल आंटी बहुत प्यार करते हैं, जो इस याचिका से पता चलता है। और पुलिस की जांच भी पूरी हो गई है, इसलिए जल्द ही अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब यहाँ हीसन बताती हैं कि वह याचिका पढ़ना चाहती हैं, जिसमें हायुन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। यह सारी गलतफहमी दूर की गई है, और हायुन की टीचर से लेकर पड़ोसी तक सभी के बयान लिए गए हैं कि ह्योजिन हायुन से कितना प्यार करती हैं। अब यह सब पढ़कर हीसन को भी एहसास होता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया था। वह तुरंत हायुन को उसके घर ले आती है, जहाँ ह्योंग और ह्योजिन की आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हीसन होम विजिट के लिए भी आई थी, और पिछली बार जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ह्योंग और ह्योजिन ने पहले ही दरवाजे पर हायुन के लिए बेबी गेट लगा दिया था, और टेबल के हर कोने को प्रोटेक्टर से ढक दिया था। पहले ह्योजिन और हायुन की तस्वीर देखकर वह और भी आश्वस्त हो जाती है कि जब तक ह्योजिन है, हायुन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। अब हमें कोर्ट हियरिंग का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी केस स्टडी के बाद जज बताती हैं कि हायुन की अभिभावक ह्योजिन ही रहेंगी, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। घर लौटने के बाद भी तीनों आज क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जहाँ अब इन लव बर्ड्स का रोमांस शुरू होते ही स्मार्ट हायुन भी अपनी आंखें ढक लेती है। रात में ह्यूंग कहता है कि वह अपनी फैमिली फोटो खींचकर इसी तस्वीर के पास लगाएगा, तो ह्योजिन कहती है, फैमिली फोटो बनाकर टांगने के बाद तो हमें जिंदगी भर परिवार बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर ह्यूंग उसके होंठों पर झट से किस कर लेता है। वह आगे कहता है, आई लव यू ह्योजिन, धन्यवाद मेरे साथ रहकर मेरा घर बनने के लिए। तब वह भी कहती है, आई लव यू टू, और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। और अब हायुन का दूसरा जन्मदिन आने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए अभी से ही दोनों बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। उन्होंने तो खाने के लिए कैटरर हायर करने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन माँ कहती हैं कि हायुन तो मेरे पोते जैसा है, इसलिए उसके बर्थडे पार्टी का खाना मैं खुद बनाऊंगी, और केक तो मिसेस ली केक बेक करेंगी, ऐसा बताया जाता है। अब हायुन के जन्मदिन वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ ह्योंग और उसके दोस्तों ने जगह को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। अब धीरे धीरे मेहमान आना शुरू करते हैं। ह्योसूंग भी अभी अभी पहुंचता है, और ह्योसूंग अंकल द्वारा दिया गया गिफ्ट पाकर तो हायुन बहुत खुश हो जाता है। अब हायुन की बर्थडे पार्टी शुरू होती है, जहां एक पल के लिए ह्योजिन और ह्यो दोनों पुराने यादों में खो जाते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे छोटा हायुन उनके बीच का जोड़ बना, और अंत में इन तीनों की फैमिली फोटो खींचने के साथ ही कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है।